Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much, dear panelists, for coming together to review Pakistan's country performance on sustainable development goals. And that is very pertinent to review it according to Sustainable Development Report 2020 and UN SDGs Report 2020. दोनों को I went through both the synopsis of Pakistan's performance on sustainable development goals. Sustainable development report is quite critical. While UNDP Sustainable Development Goals report is a little more lenient towards Pakistan. लेकिन हमें जो ज़्यादा ख़राबी की बात करता है या ज़्यादा क्रिटिकल है, मेरा ख्याल है शायद हमें उसको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर अच्छा है तो फिर हम अच्छे तो हैं ही, लेकिन अगर हम कहीं पे थोड़े ज़्यादा बुरे हैं तो हमें उसको देख के ज़्यादा थोड़ा उस पर वो करना चाहिए। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको उसकी हाइलाइट्स बता दूंगा, और इस वक्त जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है हमारे यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर, वो लोग भी इसको सारा देख रहे होंगे। और उसके बाद हमने रिक्वेस्ट किया, रिसर्च एनालिस्ट हैं अपने काजी आदिल रशीद साहब, इनको हमने कहा था कि इसी रिपोर्ट को लेके तो इसके ऊपर एक रिपोर्ट ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन बनाए। पिछली दफ़ा जब हमने 1 महीना पहले इसके ऊपर बात की थी तो उस वक्त जो है इन्होंने अपनी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो शेयर करने की कोशिश की, तो मैंने कहा नहीं, मुझे लग रहा था कि इनकी गुफ्तगू से कि ये एक ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू और ज़्यादा वक्त चाहिए आदिल रशीद साहब की रिपोर्ट को, ताकि हम जो उनकी रिसर्च है या जो उन्होंने डाटा एनालिसिस किया है उसको हम ज़्यादा बेहतर तौर पर रिव्यू कर सकें। दैट वुड बी इन लाइक मच मोर of interest for experts and general public and students as well. That's why, like, I had invited several university students to be part of it today, but unfortunately what just happened, उसकी वजह से फिर हमें ज़ाहिर है कि सब लोगों को उसमें से रिमूव करना पड़ा। और जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं, बल्कि मैं अपने IT वालों से भी कहूँगा कि वो एक अगर मैसेज डाल सकते हैं, अगर वो जो लोग नहीं हमारे पास इस वक्त आ रहे तो वो क्या वो मैसेज दे सकेंगे, उनको हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि वो सारे के सारे वो जो लोग इस वक्त चैट रूम में आना चाह रहे हैं वो फेसबुक डेवकॉम पाकिस्तान के पेज के ऊपर लाइव चले जाएं। दिस इज व्हाट वी कैन डू इट। ओके, थैंक यू। इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 है, वो ये कहती है कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ 2 SDGs के ऊपर इन दी राइट डायरेक्शन है, और वो एक है नो हंगर, जिसपे डॉक्टर सानिया ने जो नो पावर्टी जिसपे एहसास प्रोग्राम पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया और काफ़ी मेजर इंटरवेंशंस जो हैं ओवर द इयर्स वी हैव सीन। दूसरा जो कहा गया है कि जो टारगेट्स थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 के क्लाइमेट एक्शन, वो जो टारगेट्स थे दे हैव बीन अचीव्ड, कि जो सर्टेन इंडिकेटर्स के ऊपर काम होना चाहिए था वो हो चुका है। 8 जो इंडिकेटर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसके ऊपर कोई हमें काम नज़र नहीं आ रहा, और वो जो हैं मैं आपको पढ़ देता हूँ कि वो कौन से 8 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसके ऊपर स्टैग्नेंट हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। दैट इज जीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इंडस्ट्री, innovation and infrastructure, sustainable cities and communities, and life below water, and partnerships for goals. ये वो 8 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसके ऊपर हमें कोई परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती। 2 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज एंड रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, इसके ऊपर पाकिस्तान ने रिपोर्ट ही नहीं किया है, जबकि लाइफ ऑन लैंड जो है इसके ऊपर हमारी परफॉर्मेंस जो है वो नीचे गई है। इसका मतलब ये है कि हमने बहुत सारी जो पोल्यूशन है
वो इस दौरान पैदा किया है। जो इंडिकेटर्स थे इसके, वो हमने उसके ऊपर काफ़ी कंप्रोमाइज़ किया डिस्पाइट मैनी ग्रीन इनिशिएटिव्स। लेकिन इसको अब पूरी डिटेल के साथ जो डाटा एनालिसिस हैं वो तो हम अपने जो एक्सपर्ट हैं आदिल रशीद साहब, जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है, आई वुड रिक्वेस्ट हिम टू शेयर हिज PPT PowerPoint presentation with us so that our participants and viewers could see what actually happening all around us. जी आदिल रशीद साहब, आदिल रशीद साहब का एक बड़ा करियर है रिसर्च एनालिसिस के ऊपर और स्ट्रेटजी डेवलपमेंट के ऊपर और मुख्तलिफ तरह के जो ब्लू इकोनॉमी और ग्रीन इकोनॉमी के जो इश्यूज हैं उसके ऊपर काम करते हुए। जी आदिल रशीद साहब, कैन यू शेयर योर प्रेजेंटेशन विद अस? जी बिल्कुल। पहले तो अस्सलाम वालेकुम कमाल साहब, अस्सलाम वालेकुम मैडम नज़ात। इत्तेफाक की बात है कि इस वक्त जो 3 लोग सामने बैठे हुए हैं, पहले भी मुलाकात रही है और पहचानते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे तारुफ की ज़रूरत नहीं है। यकीनन मैडम नज़ात भी मुझसे कई दफ़ा मुलाकात हो चुकी है, इनकी मैंने कई प्रेजेंटेशन अटेंड की हैं दहरिया यूनिवर्सिटी, वहाँ पे इनका आना जाना काफ़ी रहता है। ऑफ कोर्स इनकी पर्सनैलिटी, इनकी पोजीशन ऐसी है कि मैरीटाइम रिलेटेड हर बंदे को इनकी ज़रूरत है, बिकॉज ओशंस इन्हीं के हाथ में हैं आजकल। तो बाकी कमाल साहब से तो ऑफ कोर्स हर वेबिनार पे मुलाकात हो रही है। मैं अपनी प्रेजेंटेशन को शेयर करता हूं और ऑफ कोर्स बहुत सी बातें तो आपने बताई दी हैं इसमें, लेकिन ये कि उनको किस तरीके से मैंने किया है उसके ऊपर जो है मैं आपको लेके चलता हूं। सो आई होप माय प्रेजेंटेशन इज देयर नाउ। जी जी, आपकी प्रेजेंटेशन नजर आ रही है जी। मैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं एक्चुअली थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे दूं कि ये प्रेजेंटेशन क्यों बनाई गई। मैं बहुत सारे फोरम्स के अंदर हूँ, बहुत सारी प्रेजेंटेशंस बिफोर दिस वेबिनार सिस्टम जो हमारा कोविड का हुआ उससे पहले भी होती रही हैं, और नॉट ओनली ऑन दिस SDGs, इसके अलावा भी जितने मैटर्स पाकिस्तान के हैं जिसमें स्पेशली मैरीटाइम रिलेटेड मैटर्स हैं, उनमें बहुत प्रेजेंटेशंस दी मैंने। CPEC के ऊपर भी काफ़ी काम किया, CPEC के ऊपर भी दी। लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज़ ये बहुत ज़्यादा फील होती है कि हमारे यहाँ प्रेजेंटेशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनके ऊपर काम जो है वो अल्टीमेटली जीरो है। इवन मैंने खुद पूरे सेमिनार करवाए, बीइंग डायरेक्टर इन NCMPR, और बहुत बड़े पैमाने पे सेमिनार हुए, लेकिन उन पर कुछ काम नहीं हो रहा था। फिर जब इसका लास्ट टाइम ये आया कि वेयर वी आर नाउ, और जब मैंने इसकी प्रेजेंटेशंस और इसकी वेबिनार को ज्वाइन किया, तो उस वक्त मेरे ध्यान में यही था कि हम इसको एक रियलिस्टिक वे में देखें कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ खड़े हैं। अगर हम इंटरनेशनल बात करने चाहें तो ऑफकोर्स मार्केट करने के लिए वी आर द बेस्ट, जो कि हम हमेशा कहते हैं कि वी आर द बेस्ट। और आई डोंट थिंक कि कोई भी कंट्री अपने आप को कहती है कि वी आर नॉट द बेस्ट। हर कोई अपने आप को बेस्ट कहता है, हम भी अपने आप को बेस्ट कहते हैं, यस वी आर द बेस्ट, बट आर वी रियली द बेस्ट, इसको देखना बहुत जरूरी है। और ये चीजें जो हैं इसके अंदर, जैसे अगर आज का हम टॉपिक लेते हैं SDGs का, तो SDGs के हिसाब से अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी। तो उसके बड़े 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। हमने इसको एक टास्क तो ले लिया है, लेकिन क्या ये टास्क वाकई कोई हमारे काम का है भी कि नहीं है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन जब मैंने तलाश की है तो उसमें मुझे जो चीज मिली, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट without compromising the ability of future generation to meet their own needs। क्या हमने कहीं पे भी ये फाइंड आउट किया है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स क्या हैं? क्या हम ये समझते हैं कि अगर आज हमने फिशेस को पकड़ना शुरू कर दिया और हमने अपने तरीकों को ठीक ना किया तो आज से 10 साल बाद हमारे जो फ्यूचर में लोग बैठे हैं इनके पास मछली खाने को नहीं होगी? तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से आज की चीजों को इस्तेमाल करें। आज जो कुछ हमारे पास अवेलेबल है इसको यूज करें, लेकिन इस तरह से यूज करें कि हमारे बाद जो नस्लें आने वाली हैं उनके लिए एक अच्छा ग्राउंड हम पैदा करके रखें। द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी। आज एक काम है हमने किया और हम खुश हो गए कि जी क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमें जो है उन्होंने यस कर दिया और हमारे लिए तालियां बज गई कि जी वी आर ग्रीन नाउ इन क्लाइमेट चेंज। क्या ये सस्टेनेबिलिटी काउंट होगी?
क्या हमने कोई ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो इस एबिलिटी को जो हमने प्रेजेंट रखी है इसको मेंटेन कर सकें? अगर हमें किसी चीज को डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है, या हमें क्लाइमेट के अंदर जो हमने सॉक्स एंड नॉक्स हमारे पास से पाकिस्तान, लेट सपोज, मुझे नहीं पता कितनी जा रही हैं कितनी नहीं जा रही हैं, यकीनन बहुत ज्यादा हैं, बिकॉज बीइंग एनवायरमेंटल डायरेक्टर इन पोर्ट कासिम अथॉरिटी, और मुझे आइडिया है कि हमारे यहाँ कहने को तो हमने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं बट इम्प्लीमेंटेड नहीं है ऑल ओवर वर्ल्ड, नॉट ओनली इन दिस पोर्ट कासिम बट ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं है। मतलब अगर है तो 10% और 15% है। आप हमारे समंदर देख लें, जितना गंदा पानी हमारी इंडस्ट्रीज समंदर में डाल रही हैं, जितना एसिडिक पानी डाल रही हैं, शायद ही कहीं हो। कभी आप किमाड़ी चले जाएं, कभी आप फिशरीज चले जाएं, वहां की हालत ऐसी है कि देख के शर्म आती है कि ये इतना कचरा कहाँ से आ रहा है। तो अब वो स्टेप्स जो इसको डिक्रीज करने के लिए हमेशा चलते रहें, कम से कम 10 साल, 20 साल, 25 साल तो चलें, ना कि सिर्फ आज हमने जाके एक नाले को साफ करके उसकी तस्वीर खींच के और हमने डाल दी, हमने जाके जी वी हैव टेकन अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड द SDG 14 के हमने ये नाला साफ कर दिया है, अभी कचरा इससे नहीं जा रहा, कल से जाना शुरू होगा, आज नहीं जा रहा। द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट टू डू टू मेंटेन सस्टेनेबिलिटी। ऑफ कोर्स जो चीज पूरी दुनिया ने की, क्लैरिफाई द गोल्स एंड कॉन्टेक्स्ट फॉर सस्टेनिंग योर एफर्ट्स, create a plan to anticipate what resources will be necessary to sustain your efforts। क्या हमने अभी तक कहीं ये चीज डिफाइन की है कि कौन से रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास होने चाहिए, कि हमने अगर इस नाले को साफ किया है तो ये जिस चीज से साफ हुआ है, अगर हमने ड्रेजर को यूज किया है तो क्या ये ड्रेजर हमारा अपना है या हमने सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए किराए पे चाइना से लेके और उसको इस्तेमाल करके वापस कर दिया। आइडेंटिफाई स्ट्रेटजीज फॉर योर कम्युनिटी will use to sustain your initiative। वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, वो क्या स्ट्रेटजीज बनी हैं, यकीनन बनी होंगी, लेकिन अगर वो किसी मिनिस्ट्री की फाइल में है तो हमारे किसी काम की नहीं है। इनको हमें ग्रास रूट लेवल, दैट मीन्स एकेडमिया से लेके और हमारे यहाँ जो यूजर्स इंडस्ट्री में बैठे हैं उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। डेवलप अ कम्युनिकेशन प्लान टू सिक्योर रिसोर्सेज फॉर योर एफर्ट्स, आउटलाइन अ स्पेसिफिक एक्शन प्लान फॉर सस्टेनिंग योर एफर्ट्स। अब इनमें से हमने कितने एक्शंस लिए हैं, यकीनन बहुत सी चीज़ों में हमारे पास बड़े अच्छे नाम आए हैं, जो हमारी रिपोर्ट्स बनी हैं, रिपोर्ट्स के अंदर उस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड्स में जाएंगे, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो हमें अपने आप से पूछनी है, क्या क्या वाकई हमने ये काम किए हैं और ये काम किसकी जिम्मेदारी है। मैं अपना अगर कहूँ तो मैं कोई कम्युनिकेशन प्लान तो नहीं बनाऊंगा तो सिक्योर द रिसोर्सेज फॉर योर एफर्ट्स, कि मैं अपनी एफर्ट्स को सिक्योर करने के लिए कम्युनिकेशन प्लान अपना बनाऊंगा। यकीनन इसके लिए किसी इदारे की, किसी महकमे की रिक्वायरमेंट है, जिसको कि हमने रिस्पॉन्सिबल बनाया हुआ है अपने ऊपर और अपने ऊपर बिठाया है, लाके बहुत सारे वोट देखे। एज पर द यूनाइटेड नेशंस इंट्रोडक्शन, यानी जो SDGs हैं, इनका जो इंट्रोडक्शन जो उन्होंने दिया है, दैट SDGs आर द ब्लूप्रिंट टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। अगेन वही चीज, फॉर ऑल, सस्टेनेबल फ्यूचर। सस्टेनेबल का मतलब है कि वो फ्यूचर जो आगे इसी लेवल से इंक्रीज होता हुआ या डिक्रीज होता हुआ बुराइयों में चलता रहे। They address the global challenges we face, including those related to poverty, inequality, climate change, environmental degradation, peace and justice। अब सेकंड पैराग्राफ में अगर आप गौर करें, the sustainable development goals are a universal call to action to end poverty, protect the planet and improve the lives and prospects of everyone। Out of these three, एक चीज है protect the planet, जो probably all over world जो है implement हो रहा है, कि अगर मैं आज यहाँ पे किसी वजह से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन नहीं करता तो उसका इफेक्ट मे बी इंडिया पे भी, ईरान पे भी, आपका और दूसरी जो कंट्रीज नियर बाय हैं उनके ऊपर भी आएगा। लेकिन बाकी दो जो हैं, पॉवर्टी एंड इम्प्रूव द लाइव्स एंड रिस्पेक्ट्स ऑफ एवरीवन, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे अपने मुल्क के लिए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी अपनी कंट्री के लिए हैं, और ये कोई नई चीज नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि ये जो है वो रिक्वायरमेंट है जो शायद हमारे मजहब ने भी और हमारे जो हमारा लॉ है हमारा, उसने भी हमारी गवर्नमेंट को कहा हुआ है कि ये दो चीजें उन्होंने करनी है। इसके लिए हमें किसी SDG की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये तो हमें वैसे भी करनी थी, बट ऑफ कोर्स SDG के आने से कम हमें एक टारगेट मिल गया है कि हमें इस तरफ को चलना है, जो शायद पहले हम इस स्पीड से चल नहीं पा रहे थे। टुडे प्रोग्रेस इज बीइंग मेड इन मैनी प्लेसेस। ये जो है 2020 की 20 जुलाई को मैं वेबसाइट पे गया था इनकी, मैंने वहां से लिया है।
उसमें ये प्रोग्रेस के बारे में खुद कह रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड कि टुडे प्रोग्रेस इज बीइंग मेड इन मेनी प्लेसेस बट ओवरऑल एक्शन टू मीट द गोल्स इज नॉट येट एडवांसिंग एट द स्पीड और स्केल रिक्वायर्ड. 2020 needs to usher in a decade of ambitious action to deliver the goals by 2030. I am happy कि पाकिस्तान ने एटलीस्ट 2020 में बहुत स्टेप लिए हैं. हम आगे जाके देखेंगे कि 2015 में स्टार्ट होने वाली चीज का शुरू के 3 साल पाकिस्तान में किसी को खबर नहीं थी. हमने अपना जो प्लान चीजें स्टार्ट की हैं प्रॉपर तरीके से, शायद अगर होगी भी तो वो किसी मिनिस्ट्री में कहीं दबी हुई होगी, लेकिन ओपनली अगर आना शुरू हुआ है तो ये हमारे 2019 से स्टार्ट हुआ, 2018 एंड 19, 18 के एंड एंड 19 के स्टार्ट से, and then now we are very good going ahead in 2020. Of course, ये जो हमने इसको Usher year मनाया है for SDGs, probably we are following it, and that's good. This is one of the letter from where we think that we have started something on the level of on international level, or you can say the national level. We are showing ourselves to the international people. ये एक लेटर है जो मलिया लोधी साहिबा का साइंड है 31 मई 2018 को, जिसमें हमने रिक्वेस्ट की थी और जिस पे हमारी बहुत तारीफ हुई थी कि हम जो हैं वो VNR के लिए वॉलंटरीली नेशनल रिव्यू कराने के लिए जो है वो रेडी हैं. टाइमलाइन आप देख सकते हैं कि 2018 अक्टूबर से नेशनल कंसल्टेटिव वर्कशॉप टू किक स्टार्ट VNR प्रिपरेशन स्टार्ट हुई एंड जून 2019 में प्रेजेंटेशन जो है वो हो गई थी. दैट मीन दैट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. डिस्पाइट कि इससे पहले हमने कोई बहुत ज्यादा काम नहीं किया हुआ था, हमारा बेस मौजूद नहीं था, बट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट कि हम इसमें कहीं भी इस स्टेप में आगे बढ़ना जाएं तो बढ़ जाएं. तो ये हमारे लिए एक सिर्फ अच्छी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है और यकीनन हम इस काम में बहुत आगे बढ़ सकते हैं. नाउ कुछ दिनों पहले कमाल साहब से इस मौजू पर डिस्कशन हुई थी. पहले मैंने इसको नाम दिया था प्रायोरिटाइजेशन ऑफ एसडीजीज, रादर मिनिस्ट्री ने भी इसको नाम प्रायोरिटाइजेशन ऑफ एसडीजीज का दिया था कि प्रायोरिटी 1 में ये हैं, प्रायोरिटी 2 में ये हैं और प्रायोरिटी 3 में ये हैं. लेकिन फिर कमाल साहब ने भी मुझे ठीक किया और इसको कन्वर्ट चेंज किया गया है प्रॉब्ली कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3. जो रिटन में मुझे चीजें मिली हैं उनमें कैटेगरी 1 के बारे में कहा गया है कि गोल्स आर दोज दैट रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन टू अचीव रैपिड रिजल्ट व्हिच विल पेव द वे फॉर अचीविंग द रिमेनिंग गोल्स. द फ्रेमवर्क कैटेगरीज प्रायोरिटाइज द गोल्स एज फॉलोज. यही सेंटेंस ही मैंने वहीं से कट एंड पेस्ट किया है, कोई इसमें वर्ड चेंज नहीं किया गया है. और प्रोबेबली पूरी प्रेजेंटेशन में आपको मैक्सिमम चीजें सिर्फ इधर उधर से ली हुई मिलेंगी, बहुत कम चीजें जो मैंने अपनी इसमें डाली हैं. नाउ कैटेगरी 1 के अंदर जो चीजें हैं, अब मैं इसको कंपेयर करूंगा उस रिपोर्ट से जो कि UNDP ने अपनी पब्लिश की है. 1 के अंदर जो है, और ऑफ कोर्स मुझे खुशी भी है और अफसोस भी है कि मेरी और मैडम नुज़रत की अगर देखा जाए जो हमारी बड़ी बिलव्ड कैटेगरी है, दैट इज 3 SDG 15 लाइफ एंड लैंड एंड SDG 14 लाइफ बिलो सी. बिकॉज मेरा ताल्लुक भी सी से है और मैडम भी सी से ताल्लुक रखती हैं, हमें कैटेगरी 3 में रखा गया है. बट इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग कि हम अपनी ही फील्ड में कैटेगरी 3 में होते हुए भी कैटेगरी 1 से पहले जो है कुछ अचीव कर सकें. दिस इज व्हाट इज द प्रेजेंट कंडीशन. कैटेगरी 1 जिसको हमने कहा था कि द फ्रेमवर्क कैटेगरीज प्रायोरिटाइज, जो कि ये सबसे प्रायोरिटी थी हमारी, एंड हम इसको समझते हैं कि इमीडिएट अटेंशन हमने इस पर दी थी जिस वक्त हमारा ये प्लान बना था उस वक्त. आप उसमें देख सकते हैं कि जो डिफरेंट रोल्स हमने इसमें डाले हैं, एसडीजीज डाली हैं इसमें 2, 3, 4, 6, 7, 8 एंड 16. 2 की प्रेजेंट कंडीशन आप देख लें कि अगर उसको देखा जाए तो मेजर चैलेंजेस आर स्टिल देयर and as far as the progress is concerned it is stagnating, yani there is no progress. Then go to the 3 की ये पोजीशन है कि challenges are जो हैं उसके major challenges वो भी इसके मौजूद हैं. moderately increasing, यानी good health and well-being जो है ये moderately increase हो रही है. इसी तरह से बाकी सारे आपके सामने मैं सबको बोलूंगा तो फिर मेरे ख्याल से इसमें बहुत टाइम निकल जाएगा और डिस्कशन का टाइम खत्म हो जाएगा. तो हम इसको इस तरह से कंपेयर कर रहे हैं कि ये क्या जो रिपोर्ट आई है उसमें और जो हम कह रहे हैं उसमें हमारे कितना गैप है. ये एक और उसी जो पाकिस्तान ने रिपोर्ट निकाली थी अपनी, उस रिपोर्ट के अंदर एक और चीज दी गई थी जिसको मैं स्टडी कर रहा था कि पाकिस्तान नेशनल बेसलाइन जो डिफाइन की गई थी कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हमने अपने बेसलाइन बनाया है, वो कौन से एसडीजीज हैं, वो
और फिर उसके बाद उसमें एक चीज डाली गई है कि जो 2015 के बाद लेजिस्लेशन चेंज हुई हैं, जिससे ये तासुर दिया गया है कि प्रोबेबली जितनी लेजिस्लेशन चेंज हुई है उसकी मेजर रीजन में आपकी इंपॉर्टेंस जो है वो एसडीजीज को दी गई है। मे बी नॉट, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने ये सारी लेजिस्लेशन पढ़ी नहीं है, जो कि मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर वो कह रहे हैं तो यकीनन इसमें इस एसडीजीज को कहीं ना कहीं जरूर डाला गया होगा। और आई थिंक कमाल साहब और आप लोग जो कि इसमें इन्वॉल्व भी हैं वो ज्यादा बेहतर इस पर लाइट भी डाल सकेंगे। लेकिन अगर हम इसको सिर्फ ये देखें कि पाकिस्तान नेशनल बेसलाइन जो बनी थी, इसमें एसडीजी 11, 12, 13, 14, 16 आर नॉट देयर, यानी समंदर को इसमें नहीं डाला गया, 11 को नहीं डाला गया, 12 को नहीं डाला गया, जो मेजर बहुत सारी और इम्पोर्टेंट है उनको इसमें कहीं नहीं डाला गया, यानी अभी तक इनके ऊपर कोई ऐसा चीज सामने नहीं आई। ऑन द अदर साइड लेजिस्लेशन जो बनी है 6, 12, 14 देयर इज नो लेजिस्लेशन जो कि चेंज हुई है 15 के बाद से, जबकि 15 के बाद से पाकिस्तान के अंदर मैरीटाइम में बहुत चेंजेस आई हैं। मैरीटाइम की कल ही एक मैरीटाइम पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी हमारी नई आई है, लेकिन क्या उसमें एसडीजीज का ख्याल किया गया है या नहीं किया गया? इससे कुछ और नहीं जाहिर हो रहा है, इससे ये नहीं पता चल रहा कि कोई अपना काम नहीं कर रहा, इससे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हमने अभी तक अपनी मिनिस्ट्रीज के अंदर भी एसडीजीज को अच्छी तरह से फॉर्मुलेट नहीं किया गया, उनको हमने बताया नहीं कि यार यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ एवरीथिंग विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द एसडीजीज। एसडीजीज कोई सेपरेट चीज नहीं है, हमें जो काम हम कर रहे हैं उसी के अंदर एसडीजीज को लेकर आना है, हमें कोई अलग से काम ये नहीं करना है। ये मैंने फिर जो रिपोर्ट थी दोनों, जो पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट बनाई और जो रिपोर्ट मेरे पास अवेलेबल थी, उनकी जो समरी थी, ऑफ कोर्स जो यूएनडीपी की रिपोर्ट है वो बड़ी बहुत ही ज्यादा है, बड़ी है, उसको मैं नहीं डाल सकता था इसमें। तो उनकी समरी इस एक डायग्राम में थी जिसमें उन्होंने हर एसडीजी का, हर डिफरेंट गोल का उन्होंने प्रेजेंट पोजीशन दी है। तो मैंने इनको अलग अलग करके इसमें दिखाया है कि गोल नंबर 1 नो पॉवर्टी, इसके अंदर हमारी बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है कि वी आर ऑन ट्रैक एंड चैलेंजेस आर देयर बट वी आर ऑन ट्रैक। एक्चुअल क्या है दैट वी ऑल नो, जीरो हंगर जो है वो मेजर चैलेंजेस आर देयर एंड स्टैग्नेटिंग। उसके बाद द नेक्स्ट जो दो आती हैं दैट इज 3 and 5, क्योंकि जो 4 है उसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है इन दोनों रिपोर्ट्स में। 4 जो है, 3 जो है उसके अंदर जो है वो गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग के बारे में है, एंड दैट शोज कि वी आर मॉडरेटली इंक्रीजिंग इन दैट बट मेजर चैलेंजेस आर स्टिल देयर। नंबर 5, मेजर चैलेंजेस आर स्टिल देयर एंड वी आर स्टैग्नेटिंग, वी आर नॉट वर्किंग ऑन जेंडर इक्वालिटी। आई डोंट नो व्हाई जेंडर इक्वालिटी, हालांकि वी आर वर्किंग वेरी गुड, बहुत सी जगहों पे हमने बड़े अच्छे अच्छे सेमिनार्स देखे हैं, सब कुछ देखा है, बट प्रॉब्ली वो सिर्फ सेमिनार्स थे, उनके अलावा इसके ऊपर शायद कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट इज द अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, दैट इज 7, उसके ऊपर स्टैग्नेटिंग एंड मेजर चैलेंजेस आर देयर स्टिल देयर, बिकॉज स्टैग्नेटिंग है तो ऑफ कोर्स चैलेंजेस कम कवर कर ही नहीं सकेंगे। नंबर 8 जो है डायरेक्ट वर्क, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसकी भी कंडीशन जो है वो कुछ बेहतर दिखाई दे रही है कि मॉडरेटली इंक्रीजिंग एंड ऑन द सेम टाइम सिग्निफिकेंट चैलेंजेस आर स्टिल देयर। आई डोंट नो इनकी रिपोर्ट में ये खूबी है या क्या है कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं जबकि सिग्निफिकेंट चैलेंजेस अभी भी हैं, तो हम इम्प्रूव कैसे कर रहे हैं? बड़ी खुशी की बात है अगर हम उनके होते हुए भी इम्प्रूव कर रहे हैं डिसेंट वर्क की तरफ, बट ऑफ कोर्स मस्ट बी सेड समथिंग गुड इसमें होगी। उसके बाद नंबर आ जाता है 13 का, दैट इज क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन में वी आर द बेस्ट, वी हैव अचीव्ड द एसडीजीज, अचीवमेंट जो हमारी है, एंड वी आर ऑन ट्रैक क्लाइमेट एक्शन में। जो रियल पिक्चर है वो आप सब जानते हैं, मुझे नहीं पता कि हमने ये अचीवमेंट कैसे की है। तो दिस शोज कि हमारी या तो रिपोर्ट सही नहीं पहुंच रही वहां पर, या यहाँ से उनका जो हमारा कम्युनिकेशन गैप है वो बीच में कोई है, या फिर कोई जान पहचान चल रही है यहाँ पे भी कि जी 13 क्लाइमेट एक्शन वाले ने कहा मेरा वाला अच्छा कर दो और जो लाइफ अंडर ऑन लैंड है उसको डाउन कर दो, तो इस तरह से उसका एरर जो है वो डिक्रीजिंग की तरफ कर दिया उन्होंने। तो दिस इज वी हैव टू सी के कहाँ पे हमारा एक कम्युनिकेशन गैप आया हुआ है, because it is not what we are doing, it is also what we are saying. If we are saying something and then we are not doing it, then it is wrong, and if something we are doing and we are not saying it, then again it is wrong. Do what you say what you do.
these are the different responsibilities जो different not the SDGs, rather it is the different targets जो कि अचीव करने के लिए different ministries को दिए गए हैं। ये मैंने इसलिए डाले थे कि ये दिख जाए कि हाँ हमने बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में इसमें चीजें डाली भी हैं। अगेन इसमें मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स जो है वो पता नहीं क्यों बुझा बुझा सा कहीं दिखाई नहीं दे रहा मुझे। तो मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स शायद अभी तक इस चक्कर में नहीं आ सका है कि उसको एसडीजीज की तरफ जाना चाहिए। बाकी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं अपने तौर पे। These were the pre-COVID-19 जिसकी समरी जो है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि 11 out of 17 SDGs, the major challenges are remain there. 8 out of 17 are stagnant, 4 out of 17 are moderately increasing, and 1 out of 17 moving on track, and 1 out of 17 climate change has achieved. This is the summary जो पिछली मैंने आपको दिखाई उनकी है, but this all were the pre-COVID-19 summary. Because this was the report in 2019 और जनवरी जब कोविड आया है तो कोविड की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से हमें एसडीजीज के अंदर कहाँ कहाँ कितनी प्रॉब्लम है। लाइक एसडीजी 1 इज हाईली नेगेटिव इम्पैक्ट, एसडीजी 2 हाईली नेगेटिव इम्पैक्ट। अगर ये नेगेटिव इम्पैक्ट दुनिया में पड़ा है तो यकीनन इसका असर हमारे यहाँ भी पड़ा होगा। तो जो प्रेजेंट कंडीशन है यकीनन हम उससे और पीछे चले गए हैं। क्या हमने इसको स्टडी किया कि हमारी जो कोविड की वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं उसने हमें कितना पीछे धकेला है? क्या कहीं इस चीज पे स्टडी हो रही है? क्योंकि अगर हम आज कोई बात करते हैं तो आज हमें ये देखना है कि कोविड का इम्पैक्ट हमारे ऊपर कितना आया है और हम इससे कैसे रिकवर कर सकते हैं जल्द से जल्द। What to look for good governance, जो ये अगेन दिस इज ऑल टेकन फ्रॉम दी यूएन की एक कन्वेंशन थी, उस सॉरी कन्वेंशन कह रहा हूँ, एक प्रोग्राम था उसके अंदर मुझे ये दिखाई दिया था, वहां से मैंने लिया है कि वहाँ जो डिफरेंट कंट्रीज के लोग आए थे उन्होंने अपनी अपनी चीज़ों के बारे में जो चीज़ें कहीं उनसे हम किस तरह से सबक ले सकते हैं। लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ हाई लेवल पॉलिटिकल सपोर्ट, कि हमें जो पॉलिटिकल हमारी लाइफ है, जो हमारी ये मिनिस्टर्स एंड मिनिस्ट्रीज एंड ऑल दीज पीपल आर सिटिंग देयर, इस पॉलिटिकल की हमें सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। जो मैंने आपको बताया कि पीछे जितनी भी चीज़ें हमने देखी हैं उसमें हमें ये ऐसा लग रहा है कि हर मिनिस्ट्री को हमने सिर्फ एक लेटर बना दिया, उसके बाद हम उनसे पूछ नहीं रहे या वो हमें जवाब नहीं दे रहे। तो द एसडीजी शुड नॉट बी समथिंग एडिशनल, इट शुड बी एट द हार्ट एंड कोर ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ही वाज द चीफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको जिन्होंने ये बात कही रिगार्डिंग देयर ओन कंट्री, और उनके अपने बारे में ये ख्याल था कि वहाँ पे भी इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि इट शुड नॉट बी टेकन एज ए सेपरेट थिंग कि जी एक टास्क आ गया और मुझे ये सारे टास्क करने हैं और एक ही एसडीजी वाला टास्क भी करना है। एसडीजी आपके हर स्टेप के अंदर एसडीजी को इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि वो जो काम एसडीजी करने को कह रही है वही वो काम है जो एक्चुअली आपको होल हार्टेडली पहले भी करने चाहिए थे। एनेबलिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेशन, लास्ट टाइम कमाल साहब ने भी ये बात कही थी कि बहुत मुश्किल होती है लोगों से रिपोर्ट लेने में, लोगों से मालूमात लेने में। दैट मीन्स वी डू नॉट हैव अ वेरी गुड वर्टिकल कोऑर्डिनेशन, कि हमारे पास नीचे से कोऑर्डिनेशन नहीं है, हमें रिपोर्ट्स नहीं मिल पा रही, हमें चीजें नहीं मिल पा रही। वी क्रिएटेड अ नेशनल टीम फॉर द कंट्री स्ट्रेटेजी comprised of people coming from the productive sector, from the social sector, from academic and culture sector, who have the mandate to pursue the implementation agenda and to be the broker between different administrations. Now, हमारी जो टीम है जो कि इस वक्त हमारी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में बैठी है, मैंने उसको सरसरी तौर पे देखा था और सबकी जितने लोग थे उन सब की मैंने क्वालिफिकेशंस भी चेक की थी। आई थिंक कमाल साहब जो हैं वो इस चीज़ पे यकीनन एग्री करेंगे कि 90% जो लोग हैं जिनकी क्वालिफिकेशन है वो सारे के सारे जो हैं इकोनॉमिस्ट हैं। इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैरीटाइम वर्कर की मैरीटाइम रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसको इकोनॉमिस्ट नहीं समझ सकता। फिशरीज की रिक्वायरमेंट को फिशरी वाला ज्यादा बेहतर समझ सकता है, इकोनॉमिस्ट नहीं समझ सकता। और यही वो गैप है जिसकी वजह से हम अगर कोई पॉलिसी बनाते हैं तो वो आगे हमारी इतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि हमने उन लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया हुआ। अब पैराग्वे के जो इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, दिस शोज कि उन्होंने हर सेक्टर से लोगों को अपने साथ मिलाया है। और हमें चाहिए कि हम फ्यूचर में जो भी चीज अपने अंदर चेंज लेके आना चाहते हैं, इस पॉइंट को अपने मद्देनजर रखें कि हमें सबको साथ लेके चलना है
हर सेक्टर को साथ लेके चलना है. Then promoting partnership with constituencies within and across the government. We have learned some lessons since we started this process. Firstly, a whole of government approach is essential, and this means that all ministries must be responsible for implementation. Third, one of the best country, I love Sweden because I'm living there. They are really working for human beings. I don't think कि उनको तो SDGs की जरूरत भी थी, but they are still working on these SDGs. वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है, बिकॉज सी गवर्नमेंट जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर सकती है. मैं ये कहूँ कि जी मैं यहाँ आवाम को इकट्ठे करके ये काम कर लूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल. मैं ये चाहूँ कि मैं 2 करोड़ 20 करोड़ आबादी को जो है वो सबको इतना ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल बना सकता हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल. ऑफ कोर्स वी हैव टू डेवलप सम सिस्टम इन एवरी प्लेस, और वो सिस्टम डेवलप करने के लिए जो नेटवर्क हमारा मिनिस्ट्री का चल रहा है हम उसी को यूटिलाइज करेंगे. अगर हम देखें पाकिस्तान में वे फॉरवर्ड, वी हैव अ बिग नेटवर्क, बहुत हर तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्ट्रक्चर लेफ्ट में शो कर रहा हूँ कि आप देखें, इसमें एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, उसका जुडिशरी है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एवरीथिंग इज अवेलेबल. क्या इसी तरह का स्ट्रक्चर और इन सबको मिला के हम एक नेटवर्क नहीं बना सकते, स्पेशली थ्रू आईटी, कि यही लोग नीचे से हर एक को हमने देखें, कई एसी को भी हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक लिंक किया हुआ है. तो क्या कई एसी की रिपोर्ट को हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक रियल टाइम आज के दौर में, जबकि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है कम्युनिकेशन में, क्या आज के दौर में हम कई एसी की डेली की रिपोर्ट नहीं ले सकते कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो टॉप लेवल है वहां अगर एक शख्स बैठा हो तो उस तक पहुंच सके डेली की डेली? क्या वो सही रिपोर्ट लेना या उसको इंटरलिंक करना, अगर कहीं ऐसी कहती है कि जी इतने घंटे जो है वो हमने बिजली फराहम की है, उधर दूसरी तरफ आपका वाटर वाले कहते हैं जी इतने घंटे में बिजली नहीं मिली है, तो क्या हम दोनों को इंटरलिंक करके इनसे पूछ नहीं सकते कि भाई ये कहाँ खामी आ रही है, कहाँ गैप आ रहा है? तो ये रिक्वायरमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द SDGs, कि हमें इसी तरह का एक कंप्लीट नेटवर्क डेवलप करना है जो कि आगे लेके चल सके. ये एक हेल्थ की डेवलपमेंट के ऊपर जो है एक प्रोपोज्ड वो था, कहना चाहिए कि चार्ट, कि किस तरीके से हम एक गवर्नेंस को डेवलप कर सकते हैं. इसमें अगर आप बिल्कुल लोअर लेवल पे देखें कि इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट कंट्रीज कि वो अपनी अपनी कंट्री के हिसाब से क्या करते हैं, बट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज द डेटा. अगर हमारे पास डेटा ही नहीं आ रहा सही, तो हम कैसे ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये हमें जो है वो किसी भी तरह से हम किसी अच्छी उसके ऊपर जो है काम कर सकेंगे. सेकेंडली फिर उसके बाद आगे चलते हैं, डाटा इंफॉर्मेशन प्लान, सेक्रेटरी इंडिकेटर सेक्शंस, ये फिर सारी आगे चीजें हैं. लेकिन ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट ये है, तो मेरी तरफ से कुछ प्रपोजल्स जो थे उसमें कि द SDG डायरेक्टरेट मे बी डेवलप्ड इन एट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लेवल, क्योंकि मिनिस्ट्री के लेवल पे रखना, मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आपने देखा है माशाल्लाह बहुत काम कर रहे होते हैं. अगर हम उस लेवल पे रखेंगे तो शायद हमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो कंट्रोल करने में आसानी होगी. हम एक सेपरेट बिल्कुल इसका सेक्शन बनाएं जिसका काम जो है वो सिर्फ यही हो कि वो SDGs को मर्ज करे तमाम चीजों के अंदर और लोगों से पूछे. द मेजर पार्ट इज टू कलेक्ट डाटा, एनालाइज, सजेस्ट पॉलिसी, मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू पॉलिसी. क्योंकि ये एक साइकिल है जो रिक्वायर्ड है कि आपके पास डाटा आता रहे, एनालाइज भी हो और उसकी नई पॉलिसी सजेस्ट हो. और ऑफ कोर्स वी कैन नॉट मेक 100% ट्रू पॉलिसी, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन एंड देन रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. Then awareness be developed to all ministries regarding SDGs, not as an additional task, but as a procedural requirement to run the affairs. हमने इसको SDG को UN की तरफ से मिला हुआ एक टास्क समझ लिया है कि हम इसको फुल करेंगे, पूरा कर लेंगे तो शायद हमें बहुत तालियां बजे, हमें कोई इनाम मिल जाएगा. तो ये हमारी एक रिक्वायरमेंट है जो हमें अभी अपनी आदत में डालनी है, अपनी आदतें बनानी है, ये कि हम इस चीज को हमेशा अपने कामों में चेक रखें. थर्ड इज द डेवलप अ हाई लेवल IT नेटवर्क टू कलेक्ट रियल टाइम डाटा. पाकिस्तान काम कर रहा है, नाजरा बहुत अच्छा IT नेटवर्क बनाया है. हम एक एक शख्स, मतलब मुझे उम्मीद है कि नाजरा 100% नहीं तो कम से कम 90% तो इनके पास हर शख्स का डाटा मौजूद है. तो क्या हम हर शख्स के डाटा के थ्रू अपने आप को लिंक करके लोगों की मालूमात नहीं ले सकते? मैंने कैलकुलेट
रफली कैलकुलेट किया था कि पाकिस्तान की अगर कैलकुलेट की जाए कि 2 करोड़ 30 लाख की आबादी, मैंने 30 लगाई थी जो कि एक्चुअल जो लिखी हुई आ रही है 220 आ रही है, इसके हिसाब से तकरीबन 18,835 यूनिट हमें डेवलप करने पड़ेंगे कि अगर हम डेली एक आदमी के ऊपर 15 मिनट लगाएं, 15 मिनट्स इज हेल लॉट ऑफ टाइम, अगर हम डेली एक आदमी पे 15 मिनट लगाएं एक ऑफिस में, जो ऑफिस 8 घंटे काम करे, तो हमें सिर्फ 18,835 ऑफिस बनाने पड़ेंगे और हम एक साल के अंदर हर आदमी के बारे में तमाम मालूमात ले सकेंगे, उसकी तमाम चीजें हम रख सकते हैं अपने पास। तो एक साल इज नॉट बिग टाइम फॉर अ कंट्री। हम अगर इसमें एक साल नहीं 2 साल में भी इसको कवर कर लेते हैं तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा डाटा आ सकता है। बट द थिंग इज वी नीड टू टेक अ फर्स्ट स्टेप। अभी हमारे पास नादरा का नेटवर्क अवेलेबल है जो कि हमें इंसानों के बारे में, हमारे लोगों के बारे में बता सकता है। NSW एक डेवलप हो रहा है जिसका नाम है नेशनल सिंगल विंडो, जो कि बिजनेस बेस्ड है, पूरा का पूरा बिजनेस, तमाम शिपिंग, कस्टम्स, एवरीथिंग वो वन विंडो ऑपरेशन पे ला रहे हैं। वो बहुत अच्छा आइडिया है, उससे बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा। लेकिन क्या NSW को हम नादरा के साथ लिंक करके दोनों को कंबाइन एनालिसिस कर सकते हैं? आज के दौर की सबसे बड़ा फायदा ही ये है कि आप 10 तरह के डाटा को कंबाइन करके एनालाइज कर सकते हैं। वीवॉक इज ऑल्सो अवेलेबल जिससे भी हम बिजनेस के बारे में मालूमात ले सकते हैं। और यकीनन इसके अलावा हर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छा डाटा बेस जो है वो मौजूद है, जिसको हम सिर्फ आगे अगर फॉरवर्ड करें और आपस में मैच करें तो हमें आइडिया हो सकता है कि क्या चीजें सही हैं और क्या गलत हैं। All NGOs working on SDGs should be registered and should work in coordination with the directorate, जो कि ऊपर सजेस्ट किया गया है, instead of creating confusion in the mind of common people। सर 2 NGOs में मैं हूँ, दोनों अपने अपने मर्जी से काम कर रही हैं। कल मैंने उसके ऊपर भी बोलना है, क्या कहते हैं, 14 अगस्त को भी उनका प्लान है, वो 14 के ऊपर काम कर रही हैं। उनका कहना है कि जी हम सिर्फ जो है वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। आप अवेयरनेस उस चीज की क्रिएट करें जिसके ऊपर आपका काम भी हो रहा हो, वरना लोगों को आप मां सिवाय कंफ्यूज करें और लोगों के अंदर बददिली पैदा करने के और कुछ नहीं कर रहे। अगर मैं ये कहूंगा कि जी हम पॉवर्टी को खत्म करने के ऊपर काम कर रहे हैं और इस तरह काम होना चाहिए, इतना कुछ ये होना चाहिए, और जब एक भूखा आदमी बैठा होगा वो कहेगा यार क्या बकवास है, ये क्यों कह रहे हैं ऐसी बातें, मुझे तो भूख लगती है तो मुझे खाना नहीं मिलता। ये इस तरह की चीजें यकीनन कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि एनजीओ ने इस पे काम करना शुरू किया है, लेकिन इसके प्रॉपर कोर्सेज उनके पास भी अवेलेबल हों और बताया जाए कि जी क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। ना कि ये कि हर शख्स अपनी 2 इंच की मस्जिद बना के बैठ जाए और अपने हिसाब से लोगों को तबलीग और तालीम करना शुरू कर दे। All data should be transparent and should be accessible to all, especially academia, to research and suggest better solutions. Of course, academia बड़ी important चीज है। Finally, a conclusion, again, it is not my conclusion, UN conclusion है कि getting government organized to deliver on the SDGs is going to be absolutely essential in implementing the 2030 agenda at the end of the day. It is about governments delivering on services and delivering major promises to people. That is Amin Mohammed, जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के, ये उनका कहना है। एंड मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बिल्कुल अपने लोगों को बताएं, हम थ्रू टीवी, मीडिया, ऑल आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्कूल्स, हर जगह से अपनी एसडीजीज के बारे में बताएं। बट एक्शन अगर स्टार्ट होगा तो वो सिर्फ गवर्नमेंट से होगा, एंड वी नीड अ वेरी वेरी कंक्रीट स्टेप्स ऑन दीज मैटर्स। थैंक यू। आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं अपनी स्क्रीन वापस लेने की कोशिश करता हूँ। कर ले And... हाँ, क्योंकि ये असल में बहुत शुक्रिया आदिल रशीद साहब। जब तक आप इसको आप स्क्रीन शेयर को वापस वो करते हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ फॉर अ वंडरफुल एंड वेरी डिटेल्ड एंड कम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन। और अब आपने देखा होगा कि इसीलिए जो है हमने इसको पिछली दफ़ा जब फ्यू वीक्स बैक व्हेन वी हैड आवर वेबिनार ऑन एसडीजीज, तो इसको इसीलिए हमने रोका था ताकि आप ज़्यादा तफसील के साथ इस चीज़ को हमारे सामने रख सकें। और बहुत शुक्रिया। और अब हम वापस जाते हैं। हमारे पास इस वक्त अली कमाल साहब भी मौजूद हैं, और अली कमाल साहब ने पिछली दफ़ा भी बड़ा वो बताया था कि वो पूरा एक ओवरव्यू कि किस तरह से प्लानिंग कमीशन और
SDGs यूनिट जो है वो काम कर रहा है। अली कमाल साहब, इससे पहले कि हम आपके पास हैं, डॉक्टर नुसरत साहबा ने हाथ काफ़ी देर से उठाया हुआ है, तो हम जी डॉक्टर साहबा कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी, थैंक यू, वेरी नाइस एंड इलेबोरेटेड प्रेजेंटेशन। रियली मेरा ख्याल है कि इस वक्त बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान को एक अच्छे फोरम की जहाँ पे हम सारे SDGs को डिस्कस करें और उनके लिए उन पे काम करने की। एज यू मेंशन कि जी हमारे पास SDG यूनिट है प्लानिंग कमीशन में। वो ये कहते हैं कि उस प्लानिंग कमीशन को का कहना ये है उस यूनिट का कि जो SDGs गोल हैं वो बेसिकली नेशनल गोल्स हैं। वो ख्याल है काफ़ी काम कर रहे हैं, मेरी उनसे काफ़ी मुलाकात भी रही है और मीटिंग्स भी रही हैं विथ रेफरेंस टू SDG 14। अच्छा, SDG 14 का बेसिकली हमारे पास काफ़ी हद तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के पास मैंडेट था, बट फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वी वर आस्क्ड कि जी ये मैंडेट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर का है और आप इसमें इंटरवीन ना करें। बट जबकि इंटरनेशनली वी आर वेरी वेल रिकग्नाइज, IOC, IOMAC और ये सारे वो हमसे पूछते हैं, इंक्लूडिंग FAO के आप अपडेट्स बताएं, लेकिन फिशरीज जो है वो मैरीटाइम मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर के पास है और 14 जो फोकस्ड है वो फिशरीज पे है। अच्छा, एक और जो इंटरेस्टिंग है, जो सारी चीज़ों में मैं हमेशा इंडोर्स कराने की कोशिश करती हूँ, हमारे जो नेशन है वो सी ब्लाइंड नेशन है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी कोस्ट लाइन है अराउंड 1000 किलोमीटर, बट प्रॉब्लम ये है कि हम उसकी जो सिग्निफिकेंस है उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन अभी अली साहब काफ़ी प्रोएक्टिव हैं। अभी उन्होंने एक बुक की लॉन्चिंग सेरेमनी भी की थी जिसमें पोटेंशियल ऑफ ब्लू इकोनॉमी की बात की थी। कल उन्होंने एक शिपिंग की पॉलिसी भी अनाउंस किया है। ही इज वेरी प्रोएक्टिव इन स्पेशली SDG 14 एंड ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन रिलेटेड एक्टिविटीज। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब आप 14 एड्रेस करना चाहते हैं तो आपके सारे SDGs ऑटोमेटिकली एड्रेस होते हैं ऑन बोथ वेज। तो अगर आप पोल्यूशन की बात करते हैं तो लैंड होती है, और अगर आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो ओशन आपका 14 एड्रेस होता है। तो मेरे ख्याल है हम सारे SDGs को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। थैंक यू। ओके डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच। अली कमाल साहब, मैं अभी आपकी तरफ आऊँगा। पिछली दफ़ा जब हमने कोई फ्यू वीक्स बैक व्हेन वी डिस्कस्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो 2-3 बातें उसके ऊपर हुई थी। पहली बात तो ये है कि जैसे कि जो हमारा एक जनरल परसेप्शन है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट SDGs। जैसे मैंने रियाज फतेहाना साहब को 2-3 दफ़ा कहा कि वो आए, मेरी बात भी, उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि वो आएंगे, लेकिन अभी रिसेंटली हमने जो गवर्नमेंट के कुछ लोग हैं उनको भी रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा है कि भी हमें वो एक पूरा वो नोटिफिकेशन आ गया है और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक हम जब तक हायर यानी प्रिंसिपल ऑफिसर जो भी आपका होता है वो जब तक अप्रूवल ना ले लें हाई लेवल की, तब तक जो है हम इसके ऊपर किसी तरह से भी बात नहीं कर सकते। ठीक है, वो नोटिफिकेशन किसी और कॉनोटेशन में, किसी और कॉन्टेक्स्ट में आया था, वो मैंने बताने की कोशिश की। लेकिन एक चीज़ अली कमाल साहब, आप भी माशाल्लाह यू आर पार्ट ऑफ फेडरल SDGs यूनिट एंड होल्ड अ सीनियर पोजीशन। बिल्कुल ठीक है, मैं नजर आ रहा है। अच्छा, दूसरा ये है कि क्या वजह क्या है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ ये कहा कि उनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये जो मुख्तलिफ SDGs हैं जिसके ऊपर UN की अपनी रिपोर्ट है, और जाहिर है कि उसके ऊपर अगर हम कोई बात करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि हमने आगे कैसे जाना है। पहले तो मुझे ये बताएं कि क्यों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वाई टाइट लिप्ड ऑन SDGs? इधर जरा पहले सवाल था, जवाब दो सर। दोबारा पूछिएगा, आपकी आवाज जरा कटी आखिर में आई है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि वाई गवर्नमेंट इज टाइट लिप्ड, गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर टाइट लिप्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स परफॉर्मेंस। इसके ऊपर क्यों हम बात नहीं करना चाहते? क्या कोई बहुत ज्यादा मतलब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी हुई है? नहीं सर, पाबंदी नहीं लगी। एक नोटिफिकेशन आया है विच आई हैव नॉट सीन,
लेकिन मुझे दो मेरे कलीग्स ने बताया कि वी कैन नॉट अली कमाल साहब मिनिस्ट्री जी और भी दे सकते हैं। जी आवाज आ रही सर आपको? जी बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सो उन्होंने मुझे बताया, बट आई हैवंट सीन दैट नोटिफिकेशन। अगर आपने देखा है तो वो आप बेहतर बता सकते हैं वो क्या है नोटिफिकेशन। सर हमने भी सुना है इशू सर। इज के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हमेशा से ये दो, इसको पॉजिटिव वे में देखा जाए तो उसमें ये कह सकते हैं कि मैं या मेरे साथ कलीग्स जो हैं अगर गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो हम 6 डिफरेंट व्यूज रखते हैं। डॉक्टर नुज़रत ने जिस तरह उसको प्रेजेंट किया है, इनका एक अपना व्यू है। जब भी मीटिंग करने आई थी इस्लामाबाद तो आई वाज नॉट इन दैट मीटिंग। शाहिद नईम साहब ने, मैं नाम ले रहा हूँ यहाँ पे ओपनली, शाहिद नईम साहब ने जैसे भी इनके साथ मीटिंग की है, जो उनको कहा है वो नेशनल लेवल के ऊपर कहा कि नेशनल लेवल के ऊपर मैरीटाइम अफेयर्स इसका कस्टोडियन है, बट प्रोविंसेस के अंदर एसएमटी या जिसके अंदर भी एनआईओपी आता है वो कस्टोडियन है। क्योंकि हमने बनाए हुए थे कस्टोडियन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट यानी कि लाइन डिपार्टमेंट, उसके नीचे बहुत सारे और सब डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें एनआईओपी भी शामिल है, वो रिपोर्टिंग एजेंसी हो सकता है। एंड इट वाज सितंबर 2017 जब डॉक्टर नजर ने हमें कहा था कराची में, फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी कि ये तो इंडिकेटर हमारा है, ये 4 इंडिकेटर्स 14 के हमारे हैं, बट वी हैवंट सीन एनी इंडिकेटर्स कंप्यूटेड बाय एनआईओपी और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो खैर साइड बाय साइड बात होगी, लेकिन एक बंदा कुछ बोलेगा, दूसरा कुछ बोलेगा, तीसरा कुछ बोलेगा, तो फिर गवर्नमेंट की एक वो रहती नहीं है कि ये रिलायबिलिटी या ऑथेंटिसिटी बात की। तो इसमें से शायद उन्होंने स्पोक्स पर्सन बनाया। ये तो पॉजिटिव वे में मैं बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि एसडीजीज पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई स्पोक्स पर्सन है या आप ही स्पोक्स पर्सन है? नहीं जी, जफरुल हसन साहब हैं स्पोक्स पर्सन प्लानिंग कमीशन के, और वो टोटल प्लानिंग कमीशन के हैं, सिर्फ एसडीजीज के नहीं है, टोटल है। वो आईएमएफ का भी आया था, और वो हमारे एसडीजीज के ऊपर एसडीजीज के ऊपर ऐसा स्पोक्स पर्सन नहीं है, प्लानिंग का स्पोक्स पर्सन है। तो एसडीजीज अगर कस्टोडियन जो उसकी जो बूथ है वो प्लानिंग के अंडर है, तो जफरुल हसन साहब जो है वो बनेंगे हमारे स्पोक्स पर्सन। एंड ही वाज आवर फर्स्ट चीफ, ही वाज आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर। ये भी तो वो जब भी कहीं बोलना होता है तो वो जितना लिख के बोलेंगे वही बोलेंगे। लिख के बोलना बुरी बात नहीं होती, वरना अच्छी बात है, बहुत कुछ इधर उधर कर देते हैं। कभी कभी 2 कंट्रीज को साथ साथ मिला देते हैं, चाहे वो बहुत दूर भी हो। सो इस किस्म की काफी सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट थोड़ा सा सेफ प्ले करती है। मैं इसको अगर अगेन अच्छे वर्ड्स बयान करूं, अगर मैं फाइट में होता तो मैं बहुत कुछ बोल सकता था, मैं इधर बैठा हुआ तो जरा सो इस वजह से शायद वो थोड़ा सा कतराते भी हैं कि नहीं बोल। ओके ओके, अच्छा अब आप they are not here। चलें, ये तो एक ज़िमनी सी बात थी जो मैं जानना चाह रहा था उसके लिए और बाकी अहबाब के लिए। अच्छा दोस्तों, मुझे ये बताइए कि पिछली दफ़ा तो आपने खैर काफ़ी तफसील के साथ इंडिकेटर्स के उस चीज़ के ऊपर बात करी। अब हम थोड़ा सा आज एक नए पर्सपेक्टिव में कि ये जो इस वक्त सूरत हाल, जो जैसे मैंने भी बताया कि एसडीआर रिपोर्ट और अपने आदिल रशीद साहब ने उसको यूएन एसडीजीज की रिपोर्ट के साथ उस एनालिसिस, क्योंकि आप लोग एसडीआर रिपोर्ट को शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उतना ज़्यादा पसंद नहीं करती, मेरा शायद क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है और अपना उसका हिसाब किताब है। आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट पाकिस्तान गवर्नमेंट डू रिकॉग्नाइज एंड एप्रिशिएट एंड एक्सेप्ट यूएन एसडीजीज रिपोर्ट, लेकिन वो भी कोई बहुत ज़्यादा इतनी हौसला अफजा नहीं है। तो क्या लाहे अमल सर जो सवाल है, सवाल जो है, चलो ये तो मेरी ऑब्जर्वेशन है ना, सवाल जो है ना अली कमाल साहब, वो ये है कि इस रिपोर्ट 2020 आए हुए अब चंद महीने हो गए हैं, तो क्या समझते हैं कि क्या आप अपनी कोई पॉलिसी रिव्यू कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, कोई ऐसा कि इन जहाँ पे हम नहीं परफॉर्म कर रहे, 8 पे स्टैग्नेंट हैं, 2 पे रिपोर्टिंग ही नहीं है,
3-4 के ऊपर बड़ी माइल्ड मॉडरेट किस्म की वो सूरत हाल है। तो जो ये वाले इंडिकेटर्स हैं, कोई ऐसा कोई रिव्यू प्रोसेस कोई नज़र में है कि इसको हम इम्प्रूव करने के लिए क्या करें? कोई थिंकिंग, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग, कोई ऐसी कोई चल रही है? ओके, सबसे पहले तो जी अस्सलाम वालेकुम सबको। मैंने किया नहीं था। 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, वो उनमें से ये तो एक तो यूएन की एसडीजी रिपोर्ट नहीं है, वो उसको हम कहते हैं वॉलंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट, और वो हमारे सेक्शन, हमारे यूनिट ने ही बनाई है। यूनिट में ही बनी है। हमने स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस की थी ऑल ओवर द प्रोविंसेस ने अपनी रिपोर्ट बनाई थी। उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया था। देन प्रोविंसेस की रिपोर्ट को कंपाइल किया गया था नेशनल लेवल पे, वो हमारे यूनिट के अंदर हुई थी। उसको यूएन के अंदर प्रेजेंट किया था, लेकिन इट इज अ पाकिस्तान गवर्नमेंट रिपोर्ट, प्लानिंग कमीशन। सो जो आदिल साहब ने बहुत सारे वो ग्राफ वगैरह दिए थे, जिसमें हमने 14-15 पे नहीं रिपोर्ट किया, 6-12-14 पे डेटा नहीं था। इसी किस्म की बाकी बहुत सारी उसमें खामियां थी, जो कि हम अब ओपनली इधर नहीं बता सकते। लेकिन उसकी जो फर्दर जो उसमें खामियां थी, उसको हम पूरी करने की कोशिश करें नेक्स्ट वीएनआर रिपोर्ट में, जो हो सकता है नेक्स्ट ईयर हो। इस साल कोविड की वजह से हमने हाथ खड़े कर दिए थे कि इस दफा हम नहीं करेंगे, क्योंकि फेस टू फेस इंटरेक्शन के अंदर बहुत डिफरेंस आ जाता है अगर आप किसी के साथ करें। हालांकि हम अब यूज्ड टू होते जा रहे हैं इसके वेबिनार्स के। तो एक तो ये था। दूसरा एसटीआर जो रिपोर्ट आई है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। मेरे पास अभी वर्ड की फाइल है, अगर मैं शेयर कर सकता हूँ तो मैं शेयर कर लूंगा, अदरवाइज नहीं शेयर कर सकता। नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं। शेयर अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। Let me see, where is it? Okay, brief on SDG. जी। So, अगर आप सबको ये नजर आ रही है, ऊपर मैंने डिस्क्लेमर डाला था, जो कि आदिल साहब ऑलरेडी बता चुके हैं, ये कोविड से पहले की है। इसमें बहुत सारी चीजें जो है मैंने हाईलाइट की हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। द रिपोर्ट रिलाइज ऑन 115 indicators, 85 indicators for all the countries, और 30 indicators जो है उसमें OECD के लिए सिर्फ उन्होंने लिए हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं लिया। तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए उन्होंने 85 इंडिकेटर्स लिए हैं। आप लोगों को देख के ये थोड़ा सा हैरत भी होगी कि 49 इंडिकेटर्स जो कि 57% बनते हैं, वो एसडीजी इंडिकेटर्स नहीं है, वो नॉन एसडीजी इंडिकेटर्स। सो आपके 43% ऑफ द इंडिकेटर्स जो है, और इन्होंने खुद से लिखा हुआ है इसके अंदर कि इट्स अ रिपोर्ट ऑन द सस्टेनेबिलिटी, नॉट ऑन द एसडीजीज। लेकिन एसडीजीज क्योंकि जार्गन है, बिकता है, तो जैसे माजरत के साथ जिस जर्नलिज्म में कहते हैं कि जी जो नेगेटिव चीज होगी वो बिकेगी, या जो हाईलाइटेड होगी वो बिकेगी, तो इसी तरह उन्होंने, वो मेरा दोस्त है बड़ा अच्छा, वो मेरे साथ बैठा हुआ, वर्ल्ड बैंक की प्रेजेंटेशन चल रही थी, तो उसने कहा सर जी कोई नेगेटिव चीज नहीं है, मैं नहीं बनानी खबर। सो इस किस्म की चीजें काफी हो जाती हैं। जो चीज बिकती है सर बिकती है, अब क्या कर सकते हैं। The report mostly does not refer to reliable official and national estimates। आदिल साहब खासतौर पे इन्होंने हमसे डेटा नहीं मांगा, इन्होंने डेटा यूज किया है इंटरनेशनली, whatever is available on the websites, या ILO की, या वर्ल्ड बैंक की, या यूएन की। इन्होंने किसी कंट्री से डेटा नहीं मांगा। 106 कंट्रीज के ऊपर इन्होंने बनाई है, किसी से इन्होंने डेटा नहीं मांगा। अब डेटा जहाँ पे नहीं मांगा, वहां पे प्रॉब्लम ये आया है कि ये 82% ऑफ द डेटा जो है वो 2016 तक का है। ओके। 2020 में बैठे हैं, और 2020 की रिपोर्टर 2016 में इसके बाद का नहीं है। तो वो जो 3 से 4 साल की हमारी प्रोग्रेस है, 2016 में तो हमने शुरू किया, और 17 में हमारा यूनिट बना। तो जो प्रोग्रेस हमने करने की कोशिश की है, जितनी भी कोशिश की है, वो डेटा इसमें आया ही नहीं है, 82%। सो एक तो हमारा बहुत बड़ा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये था, और इससे पीछे की जो रिपोर्ट्स हैं वो इससे पीछे का डेटा है। एंड वी नो कि एजुकेशन में हमारे बुरे हालात हैं, हेल्थ में हमारे बुरे हालात हैं, वाटर एंड सैनिटेशन में हमारे बुरे हालात हैं। तो अगर उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस जो हमने करने की कोशिश की है, तो वो इस डेटा के अंदर तो कैप्चर ही नहीं हो रही। प्लस ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो डेटा कलेक्शन एजेंसीज हैं, खासतौर पे हेल्थ की, एजुकेशन की, और वाटर एंड सैनिटेशन की, वो ज्यादातर PSLM और हायस से होता है। अब PSLM और हायस का चक्कर ये वो 2014, 15 और 15, 16 के बाद अब जाके 18, 19 और 19, 20 में होगा।
तो अगर इन्होंने 15-16 तक का डेटा लिया तो वो फिर वही मसला हो गया कि अभी जो लेटेस्ट डेटा आया अभी तो आया ही नहीं है। तो मैं इसको खास तौर पे इस रिपोर्ट को देख रहा हूँ कि अगले 3 साल में देखते हैं ये क्या करते हैं, एंड वी आर गोइंग टू आस्क देम एंड टेल देम कि अगली दफा जब करोगे तो हमसे डेटा मांग लेना, एंड वी आर गोइंग टू डू दिस कि हम इसको इसे 2 पेज बना के उनको भेज रहे हैं जेफरी सैक्स को कि प्लीज नेक्स्ट टाइम हमारा हमसे डेटा ले लेना। और उसकी रीजन क्या है सर, कि 2016 तक उन्होंने लिया तो पाकिस्तान रिपोर्टेड फेसिंग मेजर चैलेंजेस मोबाइल ब्रॉडबैंड उस वक्त कोई 15% पे होती थी, अब हम 33% पे हैं। ओके। और ये 33% की फिगर भी जो है ये 2019 मई की है, अभी हम दोबारा जुलाई 2020 में बैठे हुए हैं। अभी की लेटेस्ट फिगर मुझे पता नहीं क्या होता है, 33% 38 पहुंच गया हो। तो जो ब्रॉडबैंड में है वो बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। मैं बात कर रहा था सिराज वहाज से, हु इज CEO नियाटेल। इन्होंने कहा गवर्नमेंट तो जो कर रही है, प्राइवेट सेक्टर एक चंक ऑफ मनी जो कि एक CSR के तौर पे गवर्नमेंट को दे देता है, एंड दे आर पुटिंग इट इन द फार फ्लंग एरियाज जहां पे गवर्नमेंट नहीं इन्वेस्ट कर रही है या जहां पे उनको बिजनेसेस चाहिए। इसी तरह कुछ डेटा एरर्स भी हैं, जिसमें GDP ग्रोथ रेट को जो डिफरेंस लिया है उन्होंने वो -1.8% दी है। मैंने चेक किया अपनी ग्रोथ रेट तो 5.4 थी, US की ग्रोथ रेट 2.3 थी। तो अगर वो डिफरेंस भी ले लिया जाए तो वो -1.8 तो कहीं से नहीं आ रहा। अगर पर कैपिटा भी ले ली जाए तो -1.8 तो कहीं से नहीं आ रहा। तो हमने उनको कन्वे किया भी है, और ये काफी जगह पे हमने मोफा को भी कन्वे कर दिया है कि ये काफी सारी इसमें गलतियां जो हमें नजर आ रही हैं। सर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ये हमारी अपनी ही पाकिस्तान की गलती थी, जिसको हमने अब ठीक करवा लिया है। एनर्जी सेक्टर के अंदर वो समझते थे कि 73% ग्रिड स्टेट है, तो 73% ही हमारी एनर्जी की सप्लाई है। ये नहीं देखते थे कि कितने लोग जो हैं वो सोलर से बिजली पैदा कर रहे हैं, कितने लोग जो है इंडिजिनस माइक्रो डैम से कर रहे हैं। वो अगर डेटा लिया जाए तो वो 96% बनता है पाकिस्तान का। तो अगर वो 96% डेटा यूज करें तो जिस तरह क्लाइमेट को उन्होंने कहा कि अचीव हो गया, तो ये भी अचीव होने के खतरा हो सकता है। खतरा वैसे ही जरा मजाक में यूज कर रहा हूँ, बट तो इस किस्म की काफी सारी चीजें हैं जो कि इन्होंने गलत ली हुई है। इसी तरह सर एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसमें स्टॉप कर रहा हूँ शेयर स्क्रीन। एक और बहुत चीज जो इंपॉर्टेंट थी जो इन्होंने मिस आउट की है, वो ये की है कि इन्होंने हर टारगेट 100% रखा। हम अगर कहते हैं कि हम 100% अचीव नहीं कर सकते, हम 70% अचीव कर सकते हैं, तो हमारा वैसे टारगेट नीचे आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये बहुत बड़ी बात है, आप मुझे पता लिखेंगे इसके ऊपर, कि अगर हम प्राइमरी एनरोलमेंट रेट अभी 100% करते हैं तो हम लिटरेसी रेट बाय 2030 100% नहीं कर सकते, वो कोई 88-89% के करीब आएगा। तो वाई देन हमने इसको 100% MDGs में ही कर दिया था जब हम उसको कर नहीं सकते थे। तो एक कैलकुलेटेड चीज होती है, जिस तरह आदिल साहब ने शुरू में कहा, मेरे पास भी यही सारे एग्जांपल आ रही थी कि फिशिंग, बायोलॉजिकल फिशिंग लेवल जो है सस्टेनेबल, वो क्या होगा? वो डेटा है हमारे पास? नो, हम जाके वहां पे जाल डालते हैं, निकालते हैं, खत्म करते हैं। हो सकता है NIOP के पास डेटा हो कि हमारा सस्टेनेबल बायोलॉजिकल क्या, जब हमें वो पता लगेगा तो उसके ऊपर में पॉलिसी बनेगी। अभी तो पॉलिसी बनना दूर की बात है, हमारे पास लॉ ही नहीं है। पहले लेजिस्लेशन होगी, लेजिस्लेशन के बाद कोई डेटा साथ भी आएगा, डेटा इकट्ठा करने के बाद हमारे पास कोई एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग होगी और उसके बाद काम होगा। मसला ये तो अभी तो लेजिस्लेशन भी हमने जब पूछी सिंध वालों से, उन्होंने कहा हो गई है। अब लेजिस्लेशन क्या है? एक एक्ट है। पीपल्स पार्टी अगर 2/3 मेजोरिटी में है या अच्छी मेजोरिटी में है तो उन्होंने एक एक्ट पास कर लिया। अब एक्ट में इंप्लीमेंट करना है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, और उन्होंने एकेडमिया के साथ मिलकर करना, चाहे वो मैरिटाइम अफेयर्स हो या बैरियर यूनिवर्सिटी में भी काम हो रहा है। बैरियर यूनिवर्सिटी पूरा डिपार्टमेंट है, इस्लामाबाद में भी है, NIOP में काम हो रहा है। तो उनके साथ मिलकर कोई ना कोई एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग करनी है। क्या हो रही है? क्या हमारे, मेरा तो प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमारे पास डेटा है? डेटा ही नहीं है। जब डेटा ही नहीं है तो फिर हम रिपोर्ट किस चीज पे करेंगे? और ये हमारा एक आई थिंक 14.41 है, ये इंडिकेटर है पूरा का पूरा, जो हम नेशनल अकाउंट से कहते हैं कि यार दे दो, वो कहते हैं नहीं जी हमारे पास नहीं। तो ये काफी, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह सर डेटा के ऊपर अगर जाएं तो इन्होंने जो स्टंटिंग के ऊपर फिगर्स लिए हैं वो गलत है। हमारी इंप्रूव कर रही है 44.8 से 37.6 2017-18 का डेटा कह रहा है PDHS का, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, वो दुनिया में सर्वे होता है।
लेकिन इन्होंने हमें स्टैग्नेटिंग करके और उसमें कहा कि इनकी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। इसी तरह पॉवर्टी की फिगर्स देखी जाए तो एक्सट्रीम पॉवर्टी की फिगर हमने 6.7 से 4 और 4 से अभी जो नई 2020 की आई है वो 0.9 आई है, which is close to 0. 0.9 से नीचे अगर कितना जाना है वो बहुत बहुत जीरो पॉवर्टी किसी भी कंट्री में नहीं है। So 0.9 अगर हो जाए तो इट इज क्लोज टू जीरो, वी कैन नेग्लेक्ट दैट पॉइंट जो भी है, हम उसको इंटरवेंशन करके कुछ कर सकते हैं। इसी तरह एक बहुत सारी बातें अभी हो सकती हैं, मैं अभी यहाँ पे स्टॉप करूंगा, अगर किसी को और का क्वेश्चन हुआ तो आई विल डेफिनेटली आंसर। पोल्यूशन सर आपने कहा था क्रिएट हुआ है, और मजे की बात ये क्लाइमेट चेंज हमने अचीव कर लिया। सो ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि CO2 इमिशन हमारे इतने कम है कि उन्होंने क्लाइमेट चेंज उन्होंने कहा, लेकिन इसे अब इमरान खान साहब तक बात पहुंच गई है तो हम भी कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो भी चुप करके बैठे हुए हैं। सो इस पे अभी पर्दादारी ही रहने थे, क्योंकि हमारी अच्छी एक वाइब चली गई है दुनिया के अंदर, तो व्हाई पुट नेगेटिव थिंग्स इन देयर माउथ। हमने उनको कन्वे कर दिया है कि जो आप कह रहे हैं कि ये हो गया है अचीव, ये अचीव बेसिकली हुआ नहीं है। बहुत सारे इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो हमें अभी अवेलेबल ही नहीं है, अगर वो हो जाएंगे तो देन वी विल सी हम किस ट्रैक पे चल रहे हैं। आई विल स्टॉप हियर, थैंक यू। सर आपका माइक बंद है आपका। Okay. Thank you very much, Ali Kamal Sahab, for updating us with your statistics. Please do email this to me. I will quote from your this document in the press release and other articles, because we need it to project our actual face. अगर कोई हमसे डाटा नहीं ले रहा है तो लेकिन हमें अपना डाटा ज़रूर इन्फ्यूज़ करना चाहिए in many ways. और इस पे आप मुझे अभी ईमेल कर दीजिएगा, थोड़ी देर में आई विल शूट माय ओपेड एंड अदर प्रेस रिलीज टू, तो उसमें हम इसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। अच्छा, एक ये तो बहुत अच्छा किया जो आपने किया। सेकेंडली, लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे तो उसमें जो उसका जो आउटकम आ रही थी वो दो चीज़ें आ रही थी। एक तो ये आ रहा था अली कमाल साहब, आफ्ताब साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, आई वुड डेफिनेटली गिव यू माइक। मैं ज़रा दो तीन बातें जो फॉलो अप के तौर पे मैंने अली कमाल साहब से करनी वो ज़रा मैं कर लूँ। पिछली दफ़ा सर एक उस पर एक दो बातें वो आ रही थी। एक तो ये है कि जो अवेयरनेस रेजिंग है ऑन SDGs वो उस लेवल पे नहीं है, हालांकि आपकी बहुत सारी एफर्ट्स नज़र आ रही हैं। तो ज़ाहिर है कि पिछली दफ़ा तो आपको पता है कि वेबिनार में बहुत सारे लोग थे और बहुत सारी राय आई थी। जो पिछला ज़ाहिर है कि जब हम आगे को चलेंगे, अब जब हम इसके बाद कोई करेंगे तो आज के फॉलो अप की भी हम उसके ऊपर ज़रूर डिस्कस करेंगे। जो एक्शन पॉइंट्स पहले पिछली दफ़ा था उसमें एक तो पॉलिसी एडवोकेसी की बात हो रही थी कि पॉलिसी एडवोकेसी बिटवीन अमंग दी स्टेक होल्डर्स वो नहीं है। स्टेक होल्डर्स इंटीग्रेशन पॉलिसी एडवोकेसी की बुनियाद पर आनी है और वो हमें कम नज़र आती है। दूसरा ये था कि जो मेन स्ट्रीमिंग ऑफ SDGs आपने कहा था फोकल पॉइंट्स बदल जाते हैं, चीज़ें सूरत हाल, तो जाहिर है कि उसका कोई आगे यानी ये सेकंड पॉइंट है था कि मेन स्ट्रीमिंग वाला। फिर एक जो सबसे बड़ी बात आज भी आदिल रशीद साहब ने इसके ऊपर बात की है, और वो ये है कि हमें जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी के और सरकार के इदारे, उनके लिए हमें कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म डेवलप करने की, नॉलेज प्लेटफॉर्म आई कॉल इट, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, वे ऐसा कोई डैशबोर्ड हो कि जैसे आपने भी पिछली दफ़ा बात की थी कि 17 SDGs हैं और आपने उसको कोई उसको कोई सब ग्रुप्स वगैरह बना के आपने बताया था कि इतने ये बनते हैं। अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन लेके एक चीज़ के ऊपर फोकस कर ले तो एक ये आपने मैकेनिज्म, एक वो जो डाटा वाला मसला तो आपको पता है कि पाकिस्तान में जब से चल रहा है और वो ये चलता रहेगा। लेकिन ये जो 4-5 एक्शन पॉइंट्स हमने जो बात की थी, इसके ऊपर अब क्या वे फॉरवर्ड नज़र आता है, वो आप ज़रा अगर हमारे साथ कोई शेयर कर लें कि हाउ दीज एक्शन पॉइंट्स कुड बी ट्रांसलेटेड इनटू मीनिंगफुल आउटकम के लिए। Right. As far as policy advocacy and awareness raising is concerned, हम मेरी अपने communication specialist से बात हुई, and then we start raising the bar कि चले let's see हम अपनी वेबसाइट को थोड़ा improve करते हैं, हम थोड़ा सा outreach उसकी increase करते हैं,
हम लिस्ट हैव इंक्रीज्ड कि कितने लोगों को हमने अपनी जो कारस्तानियां अपने 3 साल में की हैं उनको नहीं भेजी हैं, तो लेट्स सेंड इट टू देम। सरकार का एक सेट प्रोटोकॉल होता है, अच्छा ये 3 सेक्रेटरीज को भेज दो या 6 सेक्रेटरीज को भेज दो, फलाने को भेज दो, फलाने, वो नीचे तक जाती है नहीं जाती। हम यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में भी भेजनी शुरू की हुई हैं चीजें, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपनी थोड़ी आउटरीच बढ़ा रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल, पॉडकास्ट शुरू करने लगे हैं। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो अभी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट आ गया है, ही यूज्ड टू बी आरजे एट द एफएम चैनल, और वो वीजे भी रहा है एट सम इंडस म्यूजिक और इस किस्म की कोई चीज थी। सो ही इज वेरी मच इनटू इट, और माइक शाइक लेके बड़ा उसने शबशबा किया हुआ आजकल। सो सून यू विल सी कि अवेयरनेस रेजिंग तो स्टार्ट हो जाएगी। मैंने उससे बात की थी कि यार आई वांट योर वॉइस टू रीच एट द लोकल लेवल एज वेल। तो उसने कहा देखें बड़ी सीधी सी बात है, मैं प्लान बना के दे देता हूँ, हम कोशिश करके देख सकते हैं, दे सकते हैं, बट द रीजन इज कि 33% इस वक्त पॉडकास्ट सुना जा रहा है, 30% इस वक्त रेडियो सुना जा रहा है। सो मैं दोनों के ऊपर चला जाऊंगा, 63% हम कवर कर लेंगे, बाकी 37% जो है वो लेट्स सी उसको हम कवर कैसे करने की कोशिश करते हैं। 63% क्या सुना जा रहा है? रेडियो एंड पॉडकास्ट। सो ये एक हमने एक जनरल गूगल सर्च मारी थी कि कौन सी मीडियम जो है वो ज्यादा सुनने में आ रहा लोगों के, तो 63% ये दोनों चीजें थी। बाकी प्रिंट मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया काफी लो परसेंटेज लोगों की समहाउ, ये अब सर्वे था या कोई एक्चुअल चीज थी। तो ये तो हम अवेयरनेस रेजिंग में कर रहे हैं। मेन स्ट्रीमिंग हमारी सर हो रही है अब आहिस्ता आहिस्ता, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की तो हो रही है। एज फार एज सिविल सोसाइटी इज कंसर्न, डैशबोर्ड सिविल सोसाइटी अगर खुद बनाएंगे तो ओनरशिप होगी। गवर्नमेंट का इतना कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा सिविल सोसाइटी का डैशबोर्ड क्रिएट करने में, क्योंकि उनको शायद इसकी कोई अफादियत नजर नहीं आती है या वट एवर इट इज। गवर्नमेंट यही चाहती है कि हमारे पास अपना डेटा जो हो उसको हम अच्छे तरीके से वहां पे डैशबोर्ड पे डिस्प्ले कर सकें, तो वो लाजमी करेंगे। अपनी कारस्तानियां जितनी होंगी वो लाजमी करेंगे, बट सिविल सोसाइटी अपना डैशबोर्ड खुद ही बनाएगी। उस दिन बच्ची जो आई थी उसने अपना वेबसाइट एड्रेस भी भेजा था सिविल सोसाइटी का। एसडीजीज एकेडमी वाले भी यही काम कर रहे हैं, तो वो उनको भी मैंने कहा था कि इन लोगों से अप्रोच आप करके देख लें। एक सिटीजन स्कोर कार्ड के नाम से आवाज सिटीज वालों ने भी बनाया डैशबोर्ड। सो डैशबोर्ड्स बन रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इनको अगर एपीआईज शेयर हो जाए एक दूसरे के साथ और वो अच्छे तरीके से उसको कोलैबोरेट कर सकें तो अच्छी इंफॉर्मेशन हमें मिलनी शुरू हो जाएगी। मसला यही है कि हम करता थोड़े हैं, बताते ज्यादा है, और गवर्नमेंट के अंदर बिल्कुल उल्टा हिसाब है। जब तक कोई चीज अप्रूव नहीं होगी वो आपकी डैशबोर्ड पे नहीं आएगी। एंड सबसे बड़ी एग्जांपल आपको बता देता हूँ, बेशक आप कोट कर दीजिएगा। बलूचिस्तान का फ्रेमवर्क बने साल से ज्यादा हो गया, लेकिन क्योंकि अप्रूव नहीं हुआ तो मार्केट में नहीं आया। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग। मैं अपने पुराने प्रोजेक्ट डायरेक्टर से पूछूं जिनके साथ आपकी बात हुई है, या मैम नजर भी आके मिलती है उनसे, ये शाहिद नईम साहब हमें ये समझाते हैं कि देखो प्राइवेट सेक्टर के अंदर one decision is taken may have an impact on 17 people या 100 people, लेकिन हम यहाँ पे प्लानिंग कमीशन में जो डिसीजन लेंगे वो 220 मिलियन लोगों के लिए लेंगे। सही बात। So वहाँ बहुत सोच के, बहुत देख के उसके नेगेटिव कॉनोटेशन, उसकी पॉजिटिव कॉनोटेशन, कंसल्टेशंस पे कंसल्टेशंस, ये देखेंगे कि अच्छा अगर हमने वाटर पे किया तो अच्छा आदिल साहब से बात नहीं हुई, उनसे भी बात कर लें, मैम नुज़र से बात नहीं हुई तो उनसे भी कर लें। अच्छा इस्लामाबाद के एक एरिया के अंदर है, वहाँ पे नौरीन बैठी है, वहां से भी बात कर लें, ब्रिगेडियर साहब से भी बात कर लें। तो जब तक वो खुद से सेटिस्फाई नहीं खुद से हो जाते कि यार मेरा फलाना बंदा है, उससे भी बात कर लें। एंड वो फिर नैब ने इतना अच्छा काम, मजे का काम कर दिया कि कोई भी फाइल जो है अप्रूव होने से पहले बंदा सोचता है इसको अप्रूव करनी है या नहीं करना। So this is the reality। अब 220 मिलियन का सोचना है तो फिर ये काम तो करना पड़ेगा। सही। थैंक यू। आफ्ताब साहब, यू हैव कमेंट और क्वेश्चन? जी बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ फॉर द ब्रेवरी टू कंटिन्यू द सेशन डिस्पाइट द टेक्निकल चैलेंजेस दैट वी हैड फेस्ड।
और then we had very eloquent presentation by Adil Saab, thank you very much, and then additions by Kamal Saab, lot of details what is going on there, and then comments by Madam Nuzhat. I have only few 3-4 points. One is कि एक तो बहुत शुक्र है कि SDG के हवाले से एक गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि कोऑर्डिनेटेड तरीके से रिस्पांस दिया जाए. मेरे ख्याल में अगर यही अप्रोच बाकी तमाम मामलात में भी हो जाए अगर गवर्नमेंट में, तो बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी और हम बहुत बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट कर पाएंगे. फिर कुछ चीज़ें हैं मेरे ख्याल में कोविड के हवाले से, मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा कि चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं और वो उनका स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट पड़ेगा. तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ शायद टाइम ना हो, अली कमाल साहब से, इट वुड बी वेरी यूजफुल अगर जब भी मौका मिले एक कोई मीटिंग या वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जाए जिसमें पोस्ट कोविड सिचुएशन को किस तरह से इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है एसडीजी प्लानिंग में. ये बहुत यूजफुल होगा, इसलिए कि कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि जनरली दुनिया में 10 साल लग जाएंगे ये एसडीजी अचीव करते हुए और दुनिया बहुत पीछे जा चुकी है. हम किस तरह से अपने मुल्क में इसको फैक्टर इन कर सकते हैं, मेरे ख्याल में बहुत जरूरी. जैसे जो इनएबिलिटी ऑफ द पुअर है टू अवेल अपॉर्चुनिटीज अनलीश्ड बाय ऑनलाइन सिस्टम्स, ये बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड फर्दर जो है वो वाइडन होता जाएगा. सिमिलरली अब जो हेल्थ की फैसिलिटीज हैं या वाटर की फैसिलिटीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी. अभी एक वेव किसी हद तक कम हुई है, दूसरी शुरू होने वाली है, तीसरी 2021 में भी एक्सपेक्टेड है. हमारे यहाँ 50% पॉपुलेशन के पास क्लीन वाटर की फैसिलिटी नहीं है. कैसे इन चीजों को फैक्टर इन किया जा सके ताकि हम ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से इस बड़े चैलेंज को सामने रख के आगे बढ़ सकें. फिर जेंडर इक्वालिटी की बात हुई. हमारे यहाँ, मैं अभी कुछ महीने पहले एक असाइनमेंट के लिए सिंध में था, मेरे ख्याल में 3 डिस्ट्रिक्ट में मैं गया हूँ और जहाँ पे तकरीबन 150 के करीब औरतों से मेरी मुलाकात हुई है, सिर्फ एक के पास मैंने मोबाइल फोन देखा है. मोबाइल फोन की एक्सेस नहीं है और ऑलमोस्ट 50 to 60% वुमेन जो हैं वो हेल्थ फैसिलिटी इसलिए नहीं अवेल कर सकती कि उनको अकेला डॉक्टर के पास जाना अलाउ नहीं है, और जो पैसों की वजह से नहीं जा सकती वो कम है, वो तकरीबन हमें 38 to 40% है. तो लेकिन जो मोबिलिटी कंस्ट्रेंट हैं उनकी वजह से ऑलमोस्ट 50 to 60% औरतें हेल्थ फैसिलिटी नहीं, और सिंध में और बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा ये औरतों के हेल्थ के इश्यूज हैं. जो क्लाइमेट चेंज की बात है, बहुत अच्छी बात है, हमने अचीव कर लिया है और बाहर ठीक है हमारी अच्छी प्रोजेक्शन हो रही है, लेकिन आई एम श्योर अली कमाल साहब वुड एग्री कि हमें अपने यहाँ तो इम्प्रूव करने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे. अब जैसे मेरे ख्याल में पिछले खान साहब के आने से, इमरान खान से आने से जो सबसे बड़ी चेंज आई है क्लाइमेट चेंज में, वो ये है कि कुछ ना कुछ ट्री प्लांटेशन के थ्रू लोगों को एक कैंपेन बनना शुरू हो गई है. लेकिन ट्री प्लांटेशन इज ओनली small minute portion of the climate change, it is not each and everything. For example, हमारी commitments हैं कि हमने करिकुलम चेंज करना है. कितना करिकुलम हम चेंज कर चुके हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और प्रोफेशनल लेवल पे. मैं अभी कुछ पाकिस्तान के मुख्तलिफ एक एक्सरसाइज के लिए पॉलिसीज रिव्यू कर रहा हूँ, कहीं भी मुझे ये नजर नहीं आ रहा. फिर एडेप्टेशन कैपेसिटी, ऑनेस्टली स्पीकिंग विद इन गवर्नमेंट आप बहुत से लोगों को जाएं, आप उनसे अडेप्टेशन पूछें, मिटिगेशन पूछें, क्लाइमेट चेंज पूछें, बहुत सी कंफ्यूजन अभी भी मौजूद है, लेट अलोन जो नीचे लेवल के लोग हैं. तो मेरे ख्याल में ये अवेयरनेस रेजिंग, और फिर हमें कुछ बनाना पड़ेगा. हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड आवर एक्सपोर्ट पॉलिसी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज. जाहिर है एकदम नहीं हो सकता, लेकिन एसडीजी ने जो हमें फ्रेमवर्क दिया है हम उसके मुताबिक एक प्लान बना सकते हैं. जो मेरी जितनी रीडिंग है पाकिस्तान की, अभी तक हमारे यहाँ कोई स्पेसिफिक प्लान्स और टारगेट्स मौजूद नहीं है कि किस तरह हमने 2030 तक क्लाइमेट चेंज के हवाले से अपनी कमिटमेंट्स को अचीव करना है. I'll stop here इस रिक्वेस्ट के साथ कि अगर अली कमाल साहब ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक वर्कशॉप इन मामलों को डिस्कस करने के पोस्ट कोविड चैलेंजेस, तो मेरे ख्याल में बहुत हेल्पफुल होगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू आफ्ताब साहब.
अली कमाल साहब, हो सकता है पोस्ट कोविड mainstreaming into SDGs? More than happy to do that. More than happy to do, because हमने एक अप्रोच पेपर तैयार किया हुआ है SDGs एंड कोविड के ऊपर। मैं उसको पिछले 1.5 महीने से मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इतनी लेटरबाजी चल रही है आजकल पार्लियामेंट से कि टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। बहुत बहुत काम खराब पार्लियामेंट वाले, वो मिनिस्ट्री से बनती इसमें ऐसे कि हम उनको जवाब दें, और कुछ और कोई मुझे उसकी हमारे वहां पे बैठने की जरूरत समझ नहीं आती है, अनलेस कि वो हमें जवाब देना पड़ता है उनको। बिल्कुल हो सकता है। आफ्ताब साहब एक काम कीजिएगा, क्लाइमेट चेंज की वेबसाइट के ऊपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी पड़ी हुई है एक, जो कि 2015 में बनी थी, जावेद साहब ने बनाई थी, एंड देन ही वेंट टू हैबिटेट, और अब शायद उन्होंने 2019 में अपडेट की है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, आई थिंक यही नाम है उसका। और बेसिकली हम उसको कहते हैं कि जी वो गोल 12 के ऊपर है, लेकिन इट कवर्स मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर, उससे पॉलिसी कोहेरेंस अप्रोच पेपर भी कहते हैं वो। वो एक दफा देखिएगा, मैंने खुद से उसको सरसरी से देखा हुआ, लेकिन मेरे एक कलीग हैं जो कि जिनको मैं चाह रहा था कि वो मेरे साथ आज आ जाए, बट ही इज ट्रैवलिंग फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद टुडे। वहां पे बारिशों का खतरा है, तो कह रहे थे मैं डूब ना जाऊं तो मैं वापस इस्लामाबाद आ जाता हूँ। तो वो एक दफा देख लीजिएगा कि उसमें कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली किया ही होगा इरफान तारिक साहब ने और बाकी लोगों ने। इरफान तारिक इज अ बिग नेम इन क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री, डीजी है इस वक्त वो, और वो उनका सुनने में ये आया है कि जी ही इज वन गाय जो क्लाइमेट को बहुत अच्छे तरीके से इन एंड आउट जानते हैं। जावेद साहब के बारे में पहले मैं सुना था, ही वाज अमंग दोज पीपल जो कि साइन शाइन भी करके आए थे एमडीजीज का, और एसडीजीज के ऊपर भी काफी इन्वॉल्व रहे हैं। क्योंकि जिस तरह आदिल साहब ने शुरू में सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन दी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन है ये। हमारे एनवायरनमेंट वाले इसको एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के साथ लिंक करते हैं, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहता हूँ कि इसमें सोशल सस्टेनेबिलिटी का इम्पैक्ट भी आता है। तो चेक कीजिएगा ये तीनों इम्पैक्ट आए हैं कि नहीं आए, क्योंकि एसडीजी इन्हीं 3 डायमेंशंस के ऊपर बना है, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट। लेट्स सी, उन्होंने मेरा ख्याल है पूरा किया होगा। बाकी डेफिनेटली किसी वक्त भी किस फोरम पे करना है, इस फोरम पे कर सकते हैं अगर इंडियंस ना आए तो। नहीं उसका हम वो कर देंगे कि वी विल इशू स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन आईडीज। जैसे फर्ज करें कि जैसे अली कमाल साहब आप कहते हैं कि जी ये 20-25 लोग हैं, क्योंकि हमारे मीटिंग रूम में 50 की गुंजाइश है, यानी वी कैन अकोमोडेट 50 पार्टिसिपेंट्स इन मीटिंग रूम। आप कहते हैं जी ये 20 या 30 लोग हैं, दे शुड बी एंटर्ड इनटू द मीटिंग रूम, तो हम उनको इंडिविजुअल आईडी उनको हम देंगे फिर बकायदा थ्रू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, and they would have individual exclusive ID to enter into the room। तो वो फिर अभी तो हम चूंकि पब्लिक अवेयरनेस के लिए सारी चीजें कर रहे हैं ना, तो हम कहते हैं कि यार आ जाओ, कोई मसला नहीं, फ्लड गेट्स आर ओपन, लेकिन समटाइम्स अब वो कुछ रिएक्शन भी तो आएगा ना जी। क्योंकि मेरे पास 2-3 और फोरम्स भी हैं। मैं कायदर यूनिवर्सिटी अलुमना एसोसिएशन का भी आजकल हर महीने एक चीज हम कर रहे हैं, अलुमना एसोसिएशन की भी और स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की भी। इसलिए एसडीजी एकेडमी का भी पोर्टल हमारे पास पड़ा हुआ है, वो बड़े आराम से यूज हो सकता है। आपका भी है, 2-4 और भी हैं, एक लर्नर्स रिपब्लिक का भी है। तो कहीं ना कहीं हम अरेंज किया जा सकता है कोविड एंड एसडीजी के ऊपर। और उसमें आई वुड रिक्वेस्ट 13-14 लोगों से कि वो अपने अपनी फील्ड के ऊपर जो महारत रखते हैं वो कोविड के साथ उससे रिलेट करें, बजाय कि मैं ही स्टूपिड आर्गुमेंट करता रहा हूं कि जी इसको इस तरह कर लें और इसको उस तरह कर लें। ये ऐसा करते हैं कि हम डेवकॉम पे इसी पे कर लेते हैं, और ये जो सीरीज हम लेके चल रहे हैं स्टेप वाइज स्टेप इस तरह से, तो ज़्यादा वो इफेक्टिव भी हो जाएगा। एक नेक्स्ट वो चीज़ आ जाएगी, उसके ऊपर बाद में फिर हम रिपोर्ट भी, लेकिन उसमें जो बाकी लोग हैं हम उनको भी कह सकते हैं कि वो या तो अटेंडीज में आ जाएं, या अगर उनमें से कुछ लोग एज ए पार्टिसिपेंट आना चाहें, क्योंकि मैंने 2-3 वेबिनार्स अटेंड किए हैं मुख्तलिफ, वो बहुत ज़्यादा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा फोकस्ड गुफ्तगू करने की, कि ओवर द ईयर्स जो हमने 15-20 साल में जो लर्न किया है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और जिस तरह जो डेवलपमेंट सेक्टर में,
कि फोकस्ड सीरीज लेके चलें। अभी जैसे आज हम एक बात कर रहे हैं, अगली दफ़ा हम पोस्ट कोविड मेन स्ट्रीमिंग इनटू एसडीजीज उसके ऊपर बात कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर किसी और चीज़ के ऊपर बात कर सकते हैं, ताकि हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहें और एक सीक्वेंस में रहें। तो मेरा ख्याल है कि आवर प्लेटफॉर्म इज ओपन एंड वी कैन हैंडल इट वेरी केयरफुली एज वेल। थैंक यू सो मच एंड आई बिलीव जी आदिल रशीद साहब, आप अगर कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स कहना चाहें। क्योंकि मैं बहुत देर से सुन रहा था, बस मैं 2-3 चीजें ये कहना चाह रहा था। देखिए, कुछ सजेशन जैसे मैंने दी थी, वही वाली बात है, आप मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, अगर आप बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर से, इट इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन मिनिस्ट्रीज। आपको यकीनन बहुत मुश्किल पेश आती होगी, नॉट सेम लेवल, एक तो सेम लेवल कोऑर्डिनेशन इज वेरी डिफिकल्ट। फिर उसके अंदर भी एक चीज जिसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है इस वक्त, उनकी अपनी अलग प्रायोरिटीज चल रही हैं, वो कहेंगे यार ये कहाँ से आ गया एसडीजी की बातें करने के लिए, अभी तो हमें फलानी पॉलिसी निकालनी है। तो वो जो एक आइडिया है कि वी शुड हैव अ सेपरेट कंप्लीट सेपरेट सिस्टम फॉर एसडीजी, जो सिर्फ एसडीजी मॉनिटरिंग कर रहा होगा, उसका काम आप लोगों को या हर मिनिस्ट्री को ठोकना होगा कि भाई उठो, तुमने उठकर ये काम करना है, इसकी वजह से ये एसडीजी फेल हो रहा है। तो वो अगर किया जाए, एक तो उसको अगर हम किसी तरह आगे सजेस्ट कर सकें, क्योंकि वही वाली बात है, मिनिस्ट्री ही अगर कर रही है तो ईशा का गवाह मूसा, ये मिनिस्ट्री उसके पर्दे में पर्दा डालेगी तो इसके पर्दे जो है वो डालेगी, और वो हमारे पास सही रिपोर्ट नहीं आ पाएगी। दूसरी चीज, अगर हम आईटी को कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, एट प्रेजेंट हमारे पास आईटी का यूज कितना है एसडीजी के हवाले से, क्या कोई नेटवर्क सेटअप करने का प्रोग्राम या अवेलेबिलिटी कि हमारे लोअर लेवल से लेके ऊपर तक चीजें पहुंच सकें, कोई ऐसा प्रोग्राम हमारे पास है या बनाने का प्रोग्राम हो? एंड थर्ड थिंग, 63% को हमने कहा कि जी हम जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करवा रहे हैं। सर ट्रूली स्पीकिंग, हमारी आवाम में एक मजदूर को कतई तौर पे जरूरत नहीं है ये सुनने की कि एसडीजी क्या है। वो सुनेगा तो वो बिगड़ेगा, वो और हमारे मुल्क से मुनहरिफ होगा। हमारे यहाँ ये जरूरत है टोटल उन 10-15% लोगों की जो बड़े बड़े बिजनेसेस में बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, या वो लोग जो कि हुकूमत में बैठे हुए हैं और एज ए नॉट एज ए मिनिस्टर बैठे हुए हैं बल्कि एज ए इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं, जो जाते हैं और 10,000 रुपए के चक्रों में कचरे को जो है समंदर में आने की इजाजत दे देते हैं। हमें उन लोगों को अवेयर भी करना है और उन लोगों पे नजर भी रखनी है। उसके लिए हमें क्या सिस्टम डेवलप करें, क्योंकि 2030 के अंदर चीज कंप्लीट हो या ना हो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एमडीजी कंप्लीट नहीं हुए, एसडीजीज आ गए, एसडीजीज कंप्लीट नहीं होंगे, कोई बीडीजीज आ जाएंगे, बीडीजीज कंप्लीट नहीं होंगे, एफडीजीज आ जाएंगे। तो डीजीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इज कि हम एक लाइन तो अपनाएं कि हम अपने लिए काम करें, हमें कोई जरूरत नहीं है यूएन के लिए काम करने की, हम अपने लिए काम करें, हमें एक अच्छी लाइन मिले, और वो हम कर रहे हैं। उस जगह पे अगर हम कहीं पे जोर दे सकें किसी भी फोरम में और आपके थ्रू अगर ऊपर तक ये बात जा सके तो आई थिंक इसमें काफी हमें फायदा हो सकेगा। ओके, थैंक यू आदिल रशीद साहब। आफ्ताब साहब जी मुख्तसर कमेंट, क्योंकि मुझे अब कंक्लूड करना है। ठीक है, जस्ट वन थिंग कि आदिल साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि ग्रास रूट्स तक क्या इंटरेक्शन बनता है। मेरे ख्याल में यकीनन एक मजदूर को या एक किसान को या एक गांव की औरत को इससे इंटरेस्ट नहीं होगा कि एसडीजी क्या चीज़ है, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ाएं कि एक मजदूर को, एक फार्मर को इस बात का इल्म हो कि उसके राइट्स क्या क्या हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट की हैं और गवर्नमेंट में और कहां-कहां कमिट किया हुआ है लाइक एसडीजी, ताकि वो भी एम्पावर होके अपने लोकल डिपार्टमेंट्स के साथ अपने हकूक को हासिल करने की कोशिश कर सके। ओके, थैंक यू वेरी मच। अली कमाल साहब, एक चीज़ मेरे ज़हन में अभी आ रही थी, आपने कहा कि जो सिविल सोसाइटी है वो अपना जो डैशबोर्ड है या अपना जो भी कोई ऐसी कोई प्लेटफॉर्म, मेरा ये ख्याल है कि अगर वो आपकी कोलैबोरेशन और सपोर्ट से अगर मुख्तलिफ दिखें, अगर फ़र्ज़ करो कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मैं तो सारे लोग जानते हैं, मैं तो बहुत ओपन चलता हूँ, मैं सारे कहता हूँ कि सारे लोग मिलके आए, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं आपको पता है कि वो चाहते हैं कि उनकी मोहर जो है वो ज़रा बड़ी लगी रहे और वो उनकी ही मोहर और लोग उनके। तो कोई भी सिविल सोसाइटी डैशबोर्ड अगर ऐसा कोई बनता है या उनका कोई कलेक्टिव नॉलेज प्लेटफॉर्म बनता है, तो दूसरा शख्स जो है वो उसको उस तरह से ओन नहीं करेगा। अगर एक अम्ब्रेला ओवरसाइट कह लें या अम्ब्रेला कोलैबोरेशन या व्हाटएवर,
कोई अगर आपका ऐसा कोई फ्रेमवर्क हो या कोई ऐसी कोई चीज़ कर दी जाए कि वो बेसिकली वहाँ पर हो और उसके नीचे जो है बाकी लोग जो हैं, और कोई एक कंबाइंड सिस्टम जो है कोई ऐसा डेवलप किया जाए जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का दस्ते क्या कहते हैं, शफकत कहना चाहिए या वो कोई ऐसा हाथ हो। जी शफकत ही हो तो बेहतर है। हाँ, दस्ते शफकत हो तो ज्यादा बेहतर है। जी अली कमाल साहब। सर हम हमेशा से कहते हैं गवर्नमेंट इज वेरी इनएफिशिएंट, तो दैट्स व्हाई आई सेड कि सिविल सोसाइटी अगर अपना प्लेटफॉर्म खुद से बना लेते हैं, बेशक 80,000 एनजीओ बैठी हुई हैं, 80 डैशबोर्ड्स बन जाएं, फिर उनके साथ बात करके उनके 80 से 8 कर लेंगे, 8 से 1 कर लेंगे, कुछ इस किस्म का हो जाएगा। दैट कुड बी डन। इसी तरह हमने प्राइवेट सेक्टर से कहा है कि आप अपना डैशबोर्ड खुद ही बनाएं, चाहे पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल अपना बना ले, ट्रेड एसोसिएशंस अपना बना लें, कोई बात नहीं। अगर 100 डैशबोर्ड्स बन जाएंगे उसके बाद उसको कहीं ना कहीं इंटीग्रेट हो सकते हैं, क्योंकि जहां पे गवर्नमेंट सर घुस गई, जैसा आदिल साहब ने बड़ी मजे की बात की कि प्रेसिडेंट के नीचे होना चाहिए, तो जी हमारा यूनिट एग्जैक्टली वही काम कर रहा है, लेकिन हम जब काम कर रहे होते हैं तो हमें होता ये है कि पहले अपने पीटी से अप्रूवल, उसके बाद एएस से अप्रूवल, उसके बाद मेंबर से अप्रूवल, उसके बाद सेक्रेटरी से अप्रूवल, और अगर कहीं बात समझ आ जाए उनको मिनिस्टर को, तो वो कहते हैं चलो मैं भी आऊंगा। सो फिर वो मिनिस्टर टू मिनिस्टर लेवल चली जाती है बात। तो हमें ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम अभी कुछ कामों में ब्यूरोक्रेसी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन कुछ कामों में ब्यूरोक्रेसी बहुत हर्डल्स क्रिएट करती है, और जिसकी वजह से ठीक ठाक डिलेज हो जाती हैं चीजें। तो वो गवर्नमेंट हमेशा से इनएफिशिएंट ही रही है। मेरा अपना व्यू यही है कि एकेडमिया थिंक टैंक हो या प्राइवेट सेक्टर हो या सिविल सोसाइटी हो, वो अपना काम खुद से कर लें तो बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट जहाँ पे इन्वॉल्व होगी वहाँ पे प्रोसीजर्स डिलेज बहुत ज्यादा होते हैं। एक मैंने हर एक को हरबा दिया हुआ है, जो आप कह रहे हैं कि जी वो आते नहीं है, वो है पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स, पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स। फतेहाना साहब उसके कन्वीनियर है। फतेहाना साहब इज वेरी कोऑपरेटिव, उनको कोई ब्यूरोक्रेसी को देखने की जरूरत नहीं है, उनके साइंस से आगे चीज चली जाती है। सो वो बड़ा अच्छा फोरम है, और वो ओवरसाइट बॉडी बनी हुई है हमारी। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की सब कमेटी भी हमारी बन चुकी है, वो भी एक ओवरसाइट बॉडी है। ओवरसाइट बॉडीज को देखें तो कुछ 3-4 ओवरसाइट बॉडीज हैं जो कि हमें ओवरसाइट कर रही होती हैं कि जी कैसा चल रहा है, तो उनके भी हम जवाब देते रहते हैं। हम प्लानिंग क्या देता है तो पूरी मिनिस्ट्रीज देते रहती हैं। तो ये सारी वो चीजें तो बनी हुई हैं, लेकिन उसको अगर बहुत ब्यूरोक्रेसी की लेयर्स खत्म कर दी जाए तो शायद बहुत एफिशिएंट सिस्टम बने। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं अपने मेहमानों को शुक्रिया अदा करना, बहुत शुक्रिया आदिल रशीद साहब। इट वाज वेरी कम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन। हालांकि आपने बाकी सब आपने अपना उसमें मैरीटाइम वाला जो नमक है वो भी थोड़ा सा डाला हुआ था, दैट्स ग्रेट। और अली कमाल साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन। नहीं, बहुत अच्छी बात है, नमक डालना बहुत ज़रूरी है। नमक डालने से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाती हैं। और बहुत शुक्रिया अली कमाल साहब वंस अगेन फॉर योर वैल्यूड इनपुट्स। और आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया, आपने भी माशाल्लाह जो आखिर में कोई एक्शन पॉइंट्स के ऊपर बात की है, डेफिनेटली इट वुड बी पार्ट ऑफ इट। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर नुसरत खान साहिबा। आप वैसे कराची से हैं? जी, वेरी मच, आई एम फ्रॉम कराची। ये NIO बारिश की आवाज आ रही है आपको? नहीं, माइक अपना जरा फोन बारिश में रखें ताकि आवाज आए। ये देखें, नहीं आ रही वो तो ऐसे मजाक कर रहे थे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए NIOP क्या है, इससे पहले कि हम इसको आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी पाकिस्तान। ओके, दिस इज बेसिकली NIO पाकिस्तान। NIO. This is National Institute of Oceanography. Oceanography. Okay. Yes. Right. बहुत शुक्रिया। इसके साथ इंशाल्लाह stay in touch. Stay in touch and stay in loop.
और आई होप कि अली कमाल साहब जब आप इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लें नेक्स्ट वो जो पोस्ट कोविड मेन स्ट्रीमिंग इनटू SDGs वो वाला, तो फिर हम दोबारा इसके ऊपर मिलेंगे एंड वी विल टॉक ऑफलाइन एज वेल एंड आई विल कीप इन टच विद ऑल द एक्सपर्ट्स एज आई यूजुअली आई डू, ताकि एक दूसरे के साथ राब्ता हम रहें और इसी तरह एक फोकस सीरीज ऑफ डिस्कशन जो है उसको आगे बढ़ाते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।